सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 711। लिन शेन कई बार टेलीपोर्ट करने और चोंगगाओ स्टार की ओर जाने वाले अंतरिक्ष यान में सवार होने के बाद अप्रत्याशित रूप से बिंग लिया को भी अंतरिक्ष यान पर पाया। जब वह चला गया तो उसने स्पष्ट रूप से बिंग लिया को परेशान नहीं किया था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बिंग लिया ने उसे कैसे ढूंढ निकाला। मुझे उन निर्वाण अंडों में कोई दिलचस्पी नहीं है जिनका तुमने उल्लेख किया है। मेरा अनुसरण करना बेकार है, लिन शेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जल्दी नहीं, पहले एक दूसरे को जान लेते हैं। कौन जानता है, हो सकता है कि बाद में तुम अपना मन बदल लो। बिंग लिया, हालांकि लिन शेन के साथ रहने के लिए दृढ़ था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक हार नहीं मानेगा। ये देखकर कि उसकी कही गई किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिन शेन ने बस ध्यान देना बंद कर दिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक बार फिर चोंगगाओ स्टार पर पहुंचकर लिन शेन सुप्रीम अकादमी गया, लेकिन लू रैन से मिलना उतना आसान नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। उसने अकादमी के कुछ कर्मचारियों से पूछा, लेकिन कोई भी लिन शेन को लू रैन से संपर्क करने में मदद नहीं कर सका। लू रैन सुप्रीम अकादमी में शिक्षक है न? मैं आपकी मदद करने का कोई तरीका सोचूंगा, बस एक पल रुको। मुझे चारों ओर पूछने दो। बिंग लिया को नहीं पता था कि लिन शेन लू रैन को क्यों ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी वह लिन शेन से संपर्क करने में मदद करने के लिए उत्सुक था। दुर्भाग्य से बिंग लिया का प्रभाव सुप्रीम कबीले पर विशेष रूप से प्रभावी नहीं था। वह केवल ये पता लगाने में कामयाब रहा कि लू रैन का अगला व्याख्यान कब है। दुर्भाग्य से चूंकि लिन शेन और उनका समूह अकादमी के छात्र नहीं थे, इसलिए वे शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वे केवल बाहर प्रतीक्षा कर सकते थे, उम्मीद करते हुए कि शिक्षण क्षेत्र की ओर जा रहे लू रैन से मिलने के लिए वे भाग्यशाली होंगे। कई दिनों तक लिन शेन और उनका समूह लू रैन से नहीं मिला। आपको लू रैन से क्या चाहिए? अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं मदद कर सकूं। बिंग लिया ने एक अवसर देखा और अप्रत्यक्ष रूप से कहा। लिन शेन ने उसे अनदेखा कर दिया, आराम करने के लिए फूलों के बिस्तर पर बैठ गया और सोचता रहा कि वह लू रैन से कैसे मिल सकता है। पिछली बार दिव्य जाति के प्रतिनिधि के रूप में सेवा करते हुए लू रैन से मिलना आसान था। अब दिव्य जाति के प्रतिनिधि का दर्जा न होने के कारण उसने उम्मीद नहीं की थी कि किसी को ढूंढना इतना मुश्किल होगा। लिन शेन। जब लिन शेन गहरी सोच में डूबा हुआ था तो उसने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। ऊपर देखा तो उसने देखा कि डीएस बड़ी ई कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और उसे आश्चर्य से देख रही थी। डीएस बड़ी ई को देखकर लिन शेन को तुरंत खुशी का एहसास हुआ और वह जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों हो? डीएस बड़ी ई ने थोड़ी उलझन के साथ पूछा। मुझे आपके शिक्षक लू रैन से एक मामले में कुछ मदद चाहिए, क्या आप परिचय करा सकते हैं? लिन शेन ने सीधे तौर पर अपना उद्देश्य बताया। आपको टीचर लू रैन से मिलवाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको उनसे क्या चाहिए? डीएस बड़ी ई ने उत्सुकता से पूछा। मेरे शरीर में थोड़ी समस्या है और मुझे उनकी मदद चाहिए, लिन शेन ने विस्तार से नहीं बताया। आपके शरीर में क्या समस्या है? डीएस बड़ी ई ने लिन शेन की तरफ देखा, लेकिन उनके शरीर में कुछ भी असामान्य नहीं पाया। यह ऐसी बात नहीं है जिसे मैं एक या दो शब्दों में समझा सकूं, लिन शेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तो मेरे साथ आओ, डीएस बड़ी ई ने कहा और शिक्षण क्षेत्र में चलना शुरू कर दिया। डीएस बड़ी ई के आगे चलने पर इस बार किसी ने उन्हें नहीं रोका और बिंग लिया भी उनके पीछे पीछे आ गया। बिंग लिया, तुम भी यहाँ क्यों हो? तभी डीएस बड़ी ई ने बिंग लिया को देखा और उसने कुछ हैरानी से पूछा। बिंग लिया ने लिन शेन के कंधे पर हाथ रखा, पूरे चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, लिन शेन और मैं अच्छे दोस्त हैं, मैं खास तौर पर साथ देने आया हूँ उसे। तुम अच्छे दोस्त? डीएस बड़ी ई ने आश्चर्य से दोनों को देखा। लिन शेन ने बिंग लिया का हाथ हटा लिया और असहाय होकर कहा, हम कब से अच्छे दोस्त हैं? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियां देखें। कोई लड़ाई नहीं, कोई बरी नहीं, है ना? मैं तुम्हें लंबे समय से एक अच्छा दोस्त मानता हूं, बिंग लिया ने मोटे चेहरे के साथ कहा। ये देखते हुए कि दोनों के बीच संबंध वैसा नहीं था जैसा बिंग लिया ने बताया था, डीएस बड़ी ई ने इस प्रकार कहा, इतने सारे लोगों के लिए उस जगह में प्रवेश करना सुविधाजनक नहीं है जहां शिक्षक लू रैन काम करते हैं। कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। बिंग लिया बहुत सहज लग रहा था क्योंकि वह इंतजार करने के लिए एक तरफ हट गया। डीएस बड़ी ई ने उसे आश्चर्यचकित नज़र से देखा लेकिन कुछ और नहीं कहा। लिन शेन को और अंदर ले जाना जारी रखा। थोड़ा आगे चलने के बाद डीएस बड़ी ई ने फिर पूछा, तुम बिंग लिया के साथ कैसे हो? ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, बात यह है कि वह मेरा पीछा करने पर जोर देता है, लिन शेन ने असहाय होकर कहा। मैं बिंग लिया के बारे में थोड़ा जानता हूँ। अगर वह आपसे कुछ नहीं मांग रहा होता तो उससे बात करना इतना आसान नहीं होता, डीएस बड़ी ई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके व्यवहार को देखते हुए वह कोई छोटी मोटी मदद नहीं मांग रहा है। लिन शेन ने बिंग लिया द्वारा बताए गए निर्वाण प्राणियों के मामले को संक्षेप में बताया।
ये सुनने के बाद डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, उसने वास्तव में आपको असुरभूत राजा को मारने के लिए घोस्ट गेट स्टार पर जाने के लिए कहा था। क्या आप उस निर्वाण प्राणी के बारे में जानते हैं? लिन शेन कुछ हद तक हैरान थे। डीएस बड़ी ई ने कहा, घोस्ट गेट स्टार की खोज हाल ही में हुई है, अमर लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं और पर्यावरण असुरभूत राजा को बहुत लाभ पहुंचाता है। कई लोगों ने भूत राजा के निर्वाण अंडे के पीछे जाने की कोशिश की है, लेकिन सभी असफल रहे और कई मर गए। मैंने सुना है कि बिंगलिया ने असुरभूत राजा को मारने की कोशिश करने के लिए कई टीमों का गठन किया और वह भी असफल रहा। इस प्रक्रिया में वह खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वह वास्तव में आपके पास आया था, जिसका अर्थ है कि आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया होगा। डीएस बड़ी ई ने लिन शेन की जांच करते हुए कहा, बिल्कुल सही, मैं भी निर्वाण स्तर पर वापस आ गया हूं, इसलिए हम फिर से मुकाबला कर सकते हैं। मैं अभी तक निर्वाण तक नहीं पहुंचा हूं, चलो किसी और समय के लिए मुकाबला छोड़ देते हैं, लिन शेन ने कहा, कुछ उदास। इन सभी लोगों को लड़ने और मारने पर इतना अजीब जुनून क्यों था? क्या वे जीवन का आनंद नहीं ले सकते थे? यह अजीब है, आप अभी तक निर्वाण तक नहीं पहुंचे हैं। बिंगलिया जैसा व्यक्ति घोस्ट गेट स्टार की यात्रा के लिए आपकी ओर क्यों मुड़ेगा? डीएस बड़ी ई ने आश्चर्य जताया। कौन जानता है, शायद उसका दिमाग बीमार है, लिन शेन ने कहा। लेकिन डीएस बड़ी ई ने अपना सिर हिलाया और कहा, बिंगलिया बहुत सक्षम है और उसका दिमाग बीमार नहीं है। अगर उसने आपसे संपर्क किया है तो उसके पास अपने कारण होंगे और यह निश्चित रूप से बिना उद्देश्य के नहीं है। इस बिंदु पर डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को नए सिरे से दिलचस्पी से देखा और कहा, अगर आप लोग घोस्ट गेट स्टार जा रहे हैं तो मुझे भी शामिल करें। मैं वर्तमान में परेशानियों से ग्रस्त हूं, मैं घोस्ट गेट स्टार की यात्रा के मूड में नहीं हूं, लिन शेन ने आह भरी। डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को लू रैन की प्रयोगशाला में लाया और लिन शेन को बाहर इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह लू रैन को स्थिति समझाने के लिए अंदर गया। कुछ ही देर में डीएस बड़ी ई लिन शेन को बुलाने के लिए वापस आया। डीएस बड़ी ई ने मुझसे कहा कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। क्या बात है? लू रैन ने सीधे पूछा। मेरे शरीर में कुछ समस्याएं हैं और मैं निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। फेट ने कहा कि केवल आपकी निर्वाण शक्ति ही मेरी मदद कर सकती है। लिन शेन ने फेट का पत्र लू रैन को सौंप दिया। पत्र पढ़ने के बाद लू रैन ने लिन शेन को कुछ अविश्वास के साथ ऊपर से नीचे तक देखा। क्या आपका शरीर वास्तव में उतना ही मजबूत है जितना फेट ने कहा, निर्वाण के बराबर? ये सुनकर डीएस बड़ी ई की आंखें अचानक चमक उठीं। आपने निर्वाण प्राप्त नहीं किया है, लेकिन आपके शरीर की ताकत पहले से ही निर्वाण के बराबर है। एक दुर्घटना हुई और मेरा शरीर अत्यधिक बढ़ गया। वास्तव में यह एक सामान्य आरोही से थोड़ा अधिक शक्तिशाली है। लिन शेन ने आह भरी। शिक्षक लू रैन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, लू रैन ने कहा। कृपया आगे बढ़ें। लिन शेन ने खुद को एक बड़े बलिदान के लिए तैयार किया, ये जानते हुए कि अमर की शर्तें शायद थोड़े से पैसे से पूरी नहीं होंगी। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में पढ़ने के लिए और अधिक पाएं। मुझे एक प्रयोग में आपके साथ सहयोग करने की आवश्यकता है, लू रैन ने समझाया। एक प्रयोग? लिन शेन कुछ हद तक हैरान थे। हाँ, एक प्रयोग। यदि आपकी शारीरिक शक्ति वास्तव में फीते द्वारा वर्णित है तो इस प्रयोग को पूरा करने में कोई जोखिम नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि आप वास्तव में एक आरोही हो, फिर भी निर्वाण प्राणी के मानक तक पहुंचने में सक्षम हो, लू रैन ने लिन शेन को देखते हुए कहा। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं, ये प्रयोग वास्तव में क्या है? लिन शेन गिनी पिग बनने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पास इस समय कोई और विकल्प नहीं था। लू रैन ने लिन शेन को विस्तार से बताया कि वह किस प्रयोग को करना चाहती थी, जिसमें उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य भी शामिल था। लू रैन ने बेस म्यूटेशन प्लांट से एक पदार्थ निकाला था जो आरोही प्राणियों की मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता था, लेकिन इसके बहुत गंभीर दुष्प्रभाव थे। मानसिक रूप से मजबूत होने से निर्वाण के दौरान गैर मानव बनने की संभावना कम हो जाती है, जो सबसे उपयोगी प्रभाव है। हालांकि गंभीर दुष्प्रभावों के कारण आरोही के शरीर को इसे सहन करना बहुत मुश्किल लगता था, इसलिए यह अर्क हमेशा आरोही के निर्वाण में उपयोग के लिए समस्याग्रस्त रहा था। लू रैन ने पहले ही कई प्रयोग किए थे। निर्वाण प्राणी दुष्प्रभावों को झेल सकते थे, लेकिन मानसिक शक्ति में वृद्धि काफी सीमित थी। इसके अलावा अब तक दुष्प्रभावों को खत्म करने का कोई तरीका नहीं मिला था। लिन शेन की स्थिति का पता लगाने के बाद लू रैन को अचानक एक विचार आया। वह लिन शेन का उपयोग एक पूर्ण प्रयोग के लिए करना चाहती थी, ताकि यह पुष्टि हो सके कि क्या यह अर्क वास्तव में आरोही की मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है। आखिरकार आरोही प्राणियों का उपयोग करके पिछले प्रयोगों में वे सभी परीक्षण विषय मर गए, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले उनकी मानसिक शक्ति के उतार चढ़ाव में वास्तव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। हालांकि जब निर्वाण प्राणियों का उपयोग करके प्रयोग किया गया था तो मानसिक शक्ति में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई थी, इसलिए लू रैन को एक बार फिर से इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता थी।
लिनशेन ने विस्तार से पूछा कि वास्तव में दुष्प्रभाव क्या थे, तो वह लू रैन की स्थिति के लिए सीधे सहमत हो गया, उसकी मदद के बदले में उसका प्रयोगशाला चूहा बनने को तैयार हो गया। इस अर्क के दुष्प्रभाव विषाक्त थे, शरीर को नुकसान पहुंचाते थे और यदि शरीर की शक्ति अपर्याप्त थी तो संभावित रूप से अंग विफलता की ओर ले जाते थे। चूंकि पहले से ही कई परीक्षण किए जा चुके थे, इसलिए ये ज्ञात था कि यदि शरीर की शक्ति निर्वाण स्तर तक पहुंच जाती है तो विष शरीर को केवल मामूली नुकसान पहुंचाएगा, घातक नहीं, और प्रभावित शरीर का बाद में इलाज किया जा सकता है। लिनशेन की शारीरिक शक्ति इसे झेलने में सक्षम होनी चाहिए और वह विषाक्त पदार्थों से डरता नहीं था। यही कारण है कि वह लू रैन की बात पर इतनी आसानी से सहमत हो गया। लू रैन ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया, लिनशेन को सीधे प्रयोग पॉड में ले गया, उसे अर्क के साथ इंजेक्ट करने से पहले अंदर अलग कर दिया। जैसे ही अर्क को उसकी नस में इंजेक्ट किया गया, लिनशेन को अपनी रक्त वाहिकाओं में हल्की ठंडक महसूस हुई, उसके बाद उसके मस्तिष्क में तेज खिंचाव हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके मस्तिष्क में सुई चुभ गई हो, उसका दिमाग पहले से कहीं ज़्यादा साफ हो गया। नशे में धुत व्यक्ति की तरह उसकी सोच और याददाश्त अचानक बहुत अधिक स्पष्ट हो गई। बाहर मॉनिटर को देखते हुए लू रैन ने डिस्प्ले पर लिनशेन के मस्तिष्क की कोशिकाओं की गतिविधि में स्पष्ट वृद्धि देखी। उसके शरीर पर कोई स्पष्ट दुष्प्रभाव नहीं दिखा, जिससे उसकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। शिक्षक, आप सफल हुए हैं, डीएस बढ़ी, जो देख रही थी, ने मॉनिटर पर डेटा देखने के बाद प्रसन्नता से कहा। समय बीत चुका था और अर्क की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण बिंदु था, और लिनशेन ने प्रतिकूल प्रतिक्रिया का कोई संकेत नहीं दिखाया, जबकि उनकी मस्तिष्क गतिविधि बहुत उच्च स्तर पर बनी रही। हालांकि लू रैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसे सफलता नहीं माना जा सकता। हमने केवल इस बात की पुष्टि की है कि अर्क वास्तव में एक आरोही की मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन लिनशेन का शरीर संदर्भ के रूप में काम करने के लिए बहुत अनूठा है। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि अन्य आरोही में लिनशेन जैसी शारीरिक शक्ति होगी। इसके बाद लू रैन ने लिनशेन पर कुछ सरल प्रयोग किए, जैसे कि स्मृति परीक्षण, और पाया कि उनकी स्मृति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ था। उसकी गणना के आधार पर मानसिक शक्ति वृद्धि के स्तर ने लिनशेन की स्मृति और अन्य क्षमताओं को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया होगा। भले ही वह फोटोग्राफिक मेमोरी हासिल न कर सके, लेकिन उसे एक औसत व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाना चाहिए था। लेकिन लिनशेन की स्मृति अभी भी सामान्य स्तर पर थी और उसमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया था, जिससे लू रैन को संदेह हुआ कि क्या अर्क वास्तव में प्रभावी था। हालांकि लू रैन ने कहा कि उसकी याददाश्त में सुधार नहीं हुआ है और वह अभी भी एक औसत व्यक्ति के स्तर पर है, लिनशेन को लगा कि उसकी याददाश्त पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। अब वह सिर्फ एक बार सुनने के बाद लगभग 10 अंकों की एक स्ट्रिंग याद कर सकता है। हालांकि लिनशेन को लू रैन द्वारा बताए गए किसी भी दुष्प्रभाव का एहसास नहीं हुआ। इंजेक्शन की शुरुआत में ठंडक के अलावा कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं हुई। लू रैन अपनी बात पर खरी उतरी। लिनशेन द्वारा प्रयोग पूरा करने के बाद उसने लिनशेन को निर्वाण की शक्ति के साथ उत्प्रेरित करने और विलय करने में मदद करने के लिए अपनी निर्वाण शक्ति का उपयोग करने का वादा किया, जिससे वह निर्वाण अवस्था में प्रवेश कर सके। मेरे निर्वाण गुण को सृजन पिघलने वाली भट्टी अग्नि कहा जाता है। इसमें विभिन्न गुण शक्तियों को गलाने की क्षमता है और यह मानव शरीर को कुछ हद तक परिष्कृत भी कर सकता है, जिससे शरीर की ताकत कम हो जाती है। मैंने इस फंक्शन का उपयोग केवल दुश्मनों के खिलाफ किया है। किसी को अपने शरीर को परिष्कृत करने और निर्वाण की शक्ति के साथ विलय करने में मदद करने के लिए इसका उपयोग करना मेरे लिए पहली बार है और मुझे यकीन नहीं है कि यह सफल होगा। क्या आप वाकई कोशिश करना चाहते हैं? लू रैन ने लिनशेन से पूछा। चलो इसे आजमाते हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, लिनशेन ने सिर हिलाया और जवाब दिया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लू रैन ने अपनी उंगलियों के बीच एक छोटी लाल लौ प्रज्वलित की, फिर इसे लिनशेन के शरीर पर रख दिया। लिनशेन के कवच के संपर्क में आने पर लौ भयंकर रूप से जल उठी, जैसे कि उसे गैसोलीन मिल गया हो, जिसने उसके पूरे शरीर को आग में झोंक दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिनशेन को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई, लेकिन अपने भीतर निर्वाण की शक्ति में किसी भी तरह की गड़बड़ी को महसूस करने में पूरी तरह से विफल रहा। 1 घंटे से अधिक समय बाद लिनशेन के शरीर पर लगी लपटें बुझ गईं, फिर भी वह निर्वाण अवस्था में नहीं पहुंचा था। ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मजबूत है। हमें क्रिएशन मेल्टिंग फनेस की आग को बढ़ाने की ज़रूरत है, लू रैन ने कहा, और उसने अपने हाथ में एक धधकती आग को बुलाया और उसे लिनशेन के खिलाफ दबाया। लाल नरक ने लिनशेन को घेर लिया और इस बार उसे ऐसा लगा जैसे वह उबलते हुए गर्म पानी में डूबा हुआ है। उसे हल्का सा असर महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, लिनशेन ने गर्मी के अनुकूल खुद को ढाल लिया और उसका शरीर अपरिवर्तित रहा। लू रैन ने लिनशेन की स्थिति को देखा। जब उसने एक बार फिर क्रिएशन मेल्टिंग फनेस की आग को तेज किया तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इसे सहन करो, इस बार इसका असर होना चाहिए। लू रैन ने लगातार क्रिएशन मेल्टिंग फनेस फायर को लिनशेन के शरीर में प्रवाहित किया, उसे परिष्कृत करने के इरादे से।
लेकिन क्रिएशन मेल्टिंग फर्नेस फायर ने उसे परिष्कृत करने का कितना भी प्रयास किया, लिन शेन के शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, लू रैन रुकी और एक उपकरण के साथ एक परीक्षण किया। उसने पाया कि न केवल लिन शेन का शरीर परिष्कृत नहीं हुआ था, बल्कि उसकी ताकत और भी बढ़ गई थी, जिससे लू रैन स्तब्ध रह गई। क्या हो रहा है? लू रैन ने कभी किसी के शरीर को अपनी क्रिएशन मेल्टिंग फर्नेस फायर के तहत मजबूत होते नहीं देखा था, और एक पल के लिए वह भी स्तब्ध रह गई। यंत्र पर प्रदर्शित विभिन्न डेटा ने संकेत दिया कि लिन शेन के शरीर के भीतर शक्ति कण अधिक ठोस हो गए थे। शिक्षक लू रैन, क्या हुआ? लू रैन की अभिव्यक्ति को देखकर लिन शेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक अजीब नज़र से लू रैन ने उससे कहा, डेटा से पता चलता है कि मेरी क्रिएशन मेल्टिंग फर्नेस फायर न केवल आपके शरीर को परिष्कृत करने में विफल रही, बल्कि इसने आपके शरीर के अंदर के शक्ति कणों को और अधिक ठोस बना दिया, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब आपके शरीर की ताकत अधिक होनी चाहिए। ये सुनने के बाद लिन शेन ने हल्की सी आह भरी, क्या आपकी निर्वाण शक्ति भी प्रभावी नहीं है? ऐसा लगता है कि वास्तव में कोई और तरीका नहीं है। वास्तव में मेरी क्रिएशन मेल्टिंग फर्नेस फायर आपकी मदद नहीं कर सकती है, लेकिन मेरे पास एक और विचार है जो उपयोगी हो सकता है। क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? लू रैन ने लिन शेन के शरीर को देखते हुए दिलचस्पी से कहा। लिन शेन के अजीबोगरीब शरीर ने लू रैन को बहुत आकर्षित किया, यही वजह है कि उसने सक्रिय रूप से सुझाव दिया। क्या विचार है? लिन शेन डूबते हुए आदमी की तरह तिनके को पकड़ रहा था, जो किसी भी चीज को पकड़ने के लिए तैयार था। यदि वह निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता तो उसके शरीर की शक्ति, चाहे कितनी भी दुर्जय क्यों न हो, और उसकी गति में सुधार नहीं होगा, और निर्वाण गुणों और अमर कानूनों के बिना उसकी शक्ति अभी भी उसे अपने साथियों के बीच अपराजय बनाती है, लेकिन ब्रह्मांड में कभी भी शीर्ष दावेदार नहीं बनाती। अब आपके साथ समस्या यह है कि आपके शरीर के शक्ति कण बहुत अधिक सघन हैं, जो निर्वाण गुण कणों को उनके साथ विलय करने से रोकते हैं। चूंकि हम आपके शक्ति कणों को नर्म नहीं कर सकते, इसलिए हमें निर्वाण गुण कणों की पारगम्यता को बढ़ाने का दूसरा तरीका खोजना होगा। सैद्धांतिक रूप से इससे वही परिणाम प्राप्त होना चाहिए, लू रैन ने रुककर कहा और फिर आगे कहा, हालांकि चूंकि आपने पहले ही निर्वाण की शक्ति को अवशोषित कर लिया है, इसलिए हम आपके शरीर के बाहर ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसे आपके शरीर के भीतर पूरा करना होगा, जो इसे और अधिक जटिल बनाता है। ऑपरेशन बहुत अधिक कठिन है, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। यदि आपको कोई चिंता है तो किसी अन्य समाधान के बारे में सोचें। शिक्षक लू रैन, कृपया मेरी मदद करें, मैं इसे आजमाना चाहता हूं, लिन शेन ने कहा। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और वह मौका लेने को तैयार था। इस बार लू रैन बेहद सतर्क थी। उसने डीएस बड़ी ई को प्रयोगशाला से बाहर भेज दिया और प्रयोग पॉड में केवल खुद को और लिन शेन को छोड़ दिया। अपने कपड़े उतारो, लू रैन ने कहा, क्योंकि उसने सभी निगरानी बंद कर दी और फिर लिन शेन को निर्देश दिया। क्यों? लिन शेन ने उसे घूर कर देखा, लेकिन दुर्भाग्य से वह केवल मोज़ेक देख सकता था और उसकी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं। अपने शरीर के अंदर निर्वाण की शक्ति के कुछ गुणों को बदलने के लिए बिना किसी बाधा के शक्ति पर उच्च स्तर के नियंत्रण परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया के दौरान आप अपने बेस म्यूटेशन कार्पेस का उपयोग नहीं कर सकते हैं, न ही आप मेरी शक्ति का विरोध कर सकते हैं। मुझे एक वैज्ञानिक या डॉक्टर माने अगर आप चाहें, किसी भी बात पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लू रैन ने लिन शेन की आंखों में देखते हुए कहा, मानो वह कोई नमूना या प्रयोगशाला चूहा हो। लिन शेन ने तर्क दिया कि यह समझ में आता है, और इसलिए उसने अपना बैटल सूट उतार दिया। लू रैन के पेशेवर व्यवहार ने लिन शेन को बहुत शर्मिंदा महसूस नहीं कराया। हालांकि जब लू रैन ने कहा कि लिन शेन को अपने अंडरवियर का आखिरी टुकड़ा भी उतारना चाहिए, तो लिन शेन एक पल के लिए झिझक गया। समय बर्बाद मत करो, लू रैन की उदासीन आवाज़ ने लिन शेन को अपनी रक्षा की आखिरी पंक्ति उतारने का संकल्प दिलाया। वह उसके निर्देशानुसार प्रयोग की मेज पर लेट गया। लू रैन प्रयोग की मेज के सामने खड़ा था और एक हथेली लिन शेन की छाती पर दबा रहा था, जहां एक अजीबोगरीब अमरता का निशान दिखाई दिया। जैसे ही अमरता का निशान उभरा, आसपास के स्थान में विकृति की भावना फैल गई। लिन शेन ने अचानक महसूस किया कि एक अजीब शक्ति ने उसके शरीर को नियंत्रित कर लिया है, जिससे वह अनजाने में हवा में तैरने लगा। लू रैन की अमर कानून शक्ति ने लिन शेन के शरीर पर आक्रमण किया, उसके भीतर निर्वाण शक्ति की तलाश की। फिर अमर कानून शक्ति का उपयोग करके उसने निर्वाण शक्ति को उसकी पारगम्यता बढ़ाने के लिए रूपांतरित किया। यह एक ऐसा कार्य था जिसके लिए सटीकता और कौशल की आवश्यकता थी, और पूरे ब्रह्मांड में केवल मुट्ठी भर अमर ही ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम थे। हो सकता है कि अन्य अमर भी रहे हों जिनकी ताकत लू रैन से अधिक थी, लेकिन उनमें से किसी में भी उसकी बेहतरीन नियंत्रण क्षमता नहीं थी। एक स्केल पेल की सटीकता के साथ अमर कानून की शक्ति में हेरफेर करने की क्षमता वास्तव में दुनिया में दुर्लभ थी। पहले तो सब कुछ सुचारू रूप से चला। अमर कानून की शक्ति ने लिन शेन के शरीर के भीतर छिपी निर्वाण की शक्ति को पाया और उसे रूपांतरित करना शुरू कर दिया।
लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आगे बढ़ा, लू रैन को धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। निर्वाण की शक्ति की अपनी समझ के साथ, भले ही लिन शेन निर्वाण स्तर के आधार परिवर्तन स्थल का उपयोग कर रहे हों या उन्होंने निर्वाण को शीर्ष श्रेणी के निर्वाण अंडे के साथ पूरा किया हो, उनके शरीर के भीतर निर्वाण की शक्ति की एक सीमा होनी चाहिए थी। फिर भी अब, जब वह लगातार लिन शेन के अंदर निर्वाण की शक्ति को रूपांतरित कर रही थी, तो ऐसा लगा जैसे ये लगातार उभर रही थी, असीम प्रतीत हो रही थी। अमर कानून की शक्ति का उपयोग करना पहले से ही बहुत थकाऊ था, और इस तरह के सटीक संचालन और भी अधिक। लू रैन ने शुरू में सोचा था कि परिवर्तन एक आसान काम होगा, लेकिन जैसे जैसे लिन शेन के भीतर निर्वाण की शक्ति अंतहीन रूप से उभरती रही, उसने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी अपनी ताकत कम होने लगी है। उसके शरीर के भीतर निर्वाण की शक्ति इतनी अपार कैसे हो सकती है? लू रैन ने आश्चर्य से सोचा, लेकिन इस अवस्था तक पहुंच जाने के बाद अब हार मानना असंभव था। वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और दृढ़ रह सकती थी, अपनी शक्ति समाप्त होने से पहले परिवर्तन को पूरा करने की उम्मीद कर सकती थी। स्पष्ट रूप से, लू रैन अत्यधिक आशावादी थी, क्योंकि उसकी शक्ति तेजी से समाप्त हो रही थी, जबकि लिन शेन के भीतर निर्वाण की अपरिवर्तित शक्ति निरंतर उभरती रही। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। लू रैन ने अपने दांत पीसकर एक औषधि निकाली, उसे पी लिया और तुरंत लिन शेन के परिवर्तन को जारी रखने के लिए कुछ शक्ति प्राप्त कर ली। समय बीतता गया और लू रैन ने औषधि की 5वीं बोतल पहले ही पी ली थी, फिर भी लिन शेन की निर्वाण की शक्ति अभी भी पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुई थी। ये लू रैन पर अपना असर दिखाने लगा था। अमर कानून की शक्ति को बहाल करने में सक्षम औषधि की उन 5 बोतलों की कीमत उसे पहले ही चुकानी पड़ी थी, और फिर भी परिवर्तन अभी भी अधूरा था। अगर वह अब हार मान लेती तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। लू रैन ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन लिन शेन को अनगिनत बार कोसते हुए जिद की। अब उसे समझ में आ गया था कि लिन शेन ने एक से ज्यादा तरह की निर्वाण शक्ति को अवशोषित किया होगा, संभवतः 3 या 4 तरह की, जो इसकी विशालता को समझा सकती है। लेकिन अब तक लू रैन को कोसने का कोई फायदा नहीं था, वह केवल खुद को जारी रखने के लिए मजबूर कर सकती थी। केवल एक आखिरी औषधि बची थी जो उसकी ताकत को बहाल कर सकती थी। आखिरी औषधि निगलने के बाद लू रैन भाग्य की दया पर थी। अगर वह परिवर्तन को पूरा नहीं कर पाती तो उसके पास और कुछ नहीं था। अमर कानून की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई, और जल्द ही लू रैन को एक बार फिर से खोखला होने का वही एहसास हुआ। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी भाग्य पर छोड़ दो। ये सफल होगा या नहीं, यह अब तुम्हारे हाथ में है, लू रैन ने अपनी आखिरी ताकत निचोड़ते हुए अंतिम सेकंड तक आगे बढ़ते हुए कहा। जब वह पूरी तरह थक चुकी थी, तभी लिन शेन के शरीर के भीतर निर्वाण की शक्ति का रूपांतरण आखिरकार पूरा हुआ। ये हो गया। लू रैन पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए एक कुर्सी पर गिर पड़ी और एक लंबी, राहत भरी सांस ली, क्योंकि थकावट ज्वार की तरह उसके ऊपर छा गई थी। लू रैन की शारीरिक शक्ति खत्म हो गई थी, फिर भी उसने खुद को खड़े होकर लिन शेन के शरीर की जांच करने के लिए मजबूर किया। तार्किक रूप से, लिन शेन के शरीर के अंदर अग्नि बीज को उसकी कानून की शक्ति द्वारा रूपांतरित किए जाने के बाद भेदने और विलय करने की शक्ति पहले की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए थी, और लिन शेन को अब तक अपना निर्वाण शुरू कर देना चाहिए था। हालांकि उसने लिन शेन के शरीर में कोई असामान्य परिवर्तन नहीं देखा, न ही निर्वाण की शक्ति के अतिप्रवाह के कोई संकेत। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि उसने जो निर्वाण कण बदले थे, वे उस स्तर तक पहुंचने में विफल रहे जहां वे लिन शेन के शरीर में मौजूद शक्ति कणों के साथ विलीन हो सकें। विफल। लू रैन अपने संयम को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए लिन शेन की ओर चली गई, उसके शरीर की फिर से जांच करना चाहती थी और शारीरिक डेटा का निरीक्षण करना चाहती थी। लेकिन लू रैन की शारीरिक थकावट बहुत ज्यादा थी, और जैसे ही उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया, उसे तुरंत चक्कर आने लगा, जैसे कि उसके मस्तिष्क में खून की कमी हो गई हो, और वह लड़खड़ा गई, लगभग गिरने लगी। लिन शेन प्रायोगिक मंच से नीचे कूद गई और लू रैन को आधे गले से लगा लिया। शिक्षक लू रैन, क्या आप ठीक हैं? कृपया पहले बैठ जाएं। लिन शेन ने लू रैन की मदद से प्रायोगिक मंच पर बैठने में मदद की, लेकिन अचानक उसकी दृष्टि काली पड़ गई और फिर वह बेहोश हो गई। लिन शेन ने बेहोश लू रैन को देखा और उसे सावधानी से प्रायोगिक मंच पर लिटा दिया। शिक्षक लू रैन, मुझे खेद है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। लिन शेन ने मन ही मन माफी मांगी। अभी अभी लू रैन की मदद करते समय लिन शेन की उंगलियां अनजाने में उसके स्लीप एक्यूपॉइंट को 10 बार छू गईं, जिससे वह सो गई। लिन शेन का लू रैन को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद अग्नि बीज को किसी भी कीमत पर लेना था। इसके बिना स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी अधूरी होगी, जिससे ये पूर्ण अग्नि बीज बेकार हो जाएगा। अमर नियमों द्वारा रूपांतरित निर्वाण कण अभी भी मेरे शरीर में मौजूद शक्ति कणों के साथ विलीन नहीं हो सकते। अब निर्वाण प्राप्त करना वास्तव में एक समस्या बन गया है। लिन शेन ने मन ही मन विलाप किया। हालांकि उसने निर्वाण प्राप्त नहीं किया था, फिर भी यात्रा व्यर्थ नहीं गई।
लिन शेन ने अपना युद्ध सूट पहना, फिर लू रैन से माफ़ी मांगी, जो अभी भी प्रायोगिक मंच पर थी, और सावधानी से उसके बगल में लेट गई। उसने एक हाथ उसके ऊपर रखा, अपनी आंखें बंद की और आराम किया। चूंकि लू रैन को एक्यूपॉइंट के जरिए सुला दिया गया था, इसलिए जब लिन शेन जागे तो वह बेहोश रही। हालांकि जब लिन शेन जागे और उन्होंने लू रैन को फिर से देखा, तो उन्हें अब कोई धुंधलापन नहीं बल्कि सफ़ेद लैब कोट और पोनीटेल में एक परिपक्व सुंदरता दिखाई दी, जो कुरकुरी और बेहद ठंडी लग रही थी। अपनी बेहोशी की हालत में भी लू रैन कुछ हद तक पहुंच से बाहर लग रही थी। वह वाकई खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ी ज्यादा गंभीर थी। लिन शेन को बहुत ज्यादा अलग थलग रहने वाली महिलाएं पसंद नहीं थीं, और उस पर एक नज़र डालने के बाद उन्होंने एक चश्मा उठाया जो ज़मीन पर गिर गया था, संभवतः लू रैन का था, और उसे उसके चेहरे पर रख दिया। ये सिर्फ एक चश्मा था, फिर भी लू रैन को फिर से देखने पर लिन शेन को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसका कुछ हद तक बर्फीला और दूर का चेहरा, जबकि अभी भी एक अलग थलग वाइब दे रहा था, उसे जीतने की इच्छा जगा रहा था। इस दुनिया में ऐसी अनोखी महिला कैसे हो सकती है? लिन शेन को आश्चर्य हुआ। शुद्ध फिर भी अभिलाषी शब्द उसके दिमाग में आया। मात्र चश्मे ने एक अत्यधिक ठंडी महिला को, जो किसी भी अनुचित विचार से प्रतिरक्षित लगती थी, किसी ऐसे व्यक्ति में बदल दिया जो अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षक था। एक आश्चर्यजनक परिवर्तन। लिन शेन ने अपने सिर को हिलाया, अपने मन से दुष्ट विचारों को दूर किया। आखिरकार लू रैन ने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, और वह ऐसी स्थिति में किसी का फायदा नहीं उठा सकता था। इसके अलावा वह अमर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा शिकार नहीं होना चाहता था। उसका जीवन अभी भी नंबर 1 प्राथमिकता थी। लू रैन का अग्नि बीज वास्तव में 10% पूर्णता वाला एक स्वर्ग को चुनौती देने वाला अस्थि था। अपने ग्रह के बाहर लिन शेन ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली अस्थि के अलावा कभी कोई अन्य अग्नि बीज नहीं देखा था जो अप्रत्याशित नहीं था। लू रैन के शरीर को ठीक से रखने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, लिन शेन ने लू रैन के शरीर पर कुछ बिंदु दबाए और फिर लू रैन के जागने का इंतजार करने लगा। बेहोशी की स्थिति से बाहर आ गया था और लू रैन जल्द ही होश में आ गई। लगभग तुरंत लू रैन हवा में उठी, उसका शरीर तैर रहा था और उसकी ठंडी आंखें उसके आसपास के वातावरण का निरीक्षण कर रही थीं। शिक्षक लू रैन, क्या आप ठीक हैं? आप बहुत लंबे समय से बेहोश थीं, क्या आपके शरीर में कोई समस्या है? अगर मेरी वजह से आपके शरीर को तकलीफ हुई है, तो मैं वास्तव में आपकी दयालुता का बदला नहीं चुका पाऊंगा, लिन शेन ने कहा। उसका चेहरा 3 भाग अपराधबोध और 7 भाग चिंता से भरा था। लू रैन को देखते ही उसकी ईमानदारी झलक रही थी। लिन शेन की जांच करते समय लू रैन की भौं थोड़ी सिकुड़ गई, लेकिन उसे कोई समस्या नहीं दिखी। उसका चेहरा ईमानदारी से भरा हुआ था। लू रैन ने अपने शरीर की जांच की और उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन वह अभी भी हैरान थी। भले ही उसका शरीर बुरी तरह से थक गया था, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति के साथ उसके लिए किसी और के सामने बेहोश होना असंभव था। इसके अलावा समय की जांच करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह लगभग 6 घंटे से बेहोश थी, जो और भी अधिक असंभव था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर विशेष कहानियां पाएं। उसे संदेह था कि लिन शेन को दोष देना चाहिए, फिर भी उसका शरीर, हालांकि असामान्य रूप से मजबूत था, फिर भी केवल आरोही स्तर की ताकत पर था। जब वह शारीरिक रूप से थक चुकी थी, तब भी लिन शेन उसे चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था। उसे बेहोश करने की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा उसके अपने शरीर या प्रयोगशाला में मौजूद वस्तुओं के साथ कोई समस्या नहीं थी, जिससे कोई मकसद नहीं बचा। शिक्षक लू रैन, क्या आप ठीक हैं? लू रैन को पूरी प्रयोगशाला को व्यवस्थित तरीके से जांचते हुए देखकर लिन शेन भी उसके शांत और स्पष्ट तर्क से कुछ हद तक हैरान थी। तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं है। ये हमारा सौदा था, तुम मेरे परीक्षण विषय थे और मैंने इसे आजमाने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा यह अभी तक सफल नहीं हुआ है, इसलिए किसी के पास किसी के लिए कुछ भी बकाया होने का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हें अभी यहीं रहना चाहिए, मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या तुम्हारे उत्थान की अभी भी कोई संभावना है। 1-2 दिन और तुम्हारा निरीक्षण करना है, लू रैन ने कहा, क्योंकि उसने पहले से बंद सभी प्रयोगशाला निगरानी प्रणालियों को चालू कर दिया था। लिन शेन को पता था कि लू रैन ने पहले ही निगरानी बंद कर दी थी और उसने विशेष रूप से इसकी जांच की थी, इसलिए उसे यहाँ रहने में सहजता महसूस हुई। उसे उम्मीद थी कि लू रैन के पास उसे निर्वाण प्राप्त करने में मदद करने का कोई तरीका हो सकता है। लू रैन ने DSBDE को बुलाया, उसे लिन शेन की देखभाल करने और उसके शारीरिक डेटा की निगरानी करने के लिए कहा, और अगर कोई समस्या हो तो उसे तुरंत सूचित करने के लिए कहा, क्योंकि उसे पहले आराम करने की ज़रूरत थी। लैब से निकलने के बाद लू रैन घर नहीं गई, बल्कि अपने निजी कार्यालय में गई और फिर अपने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को सक्रिय किया। कल 11:23 बजे लैब से निगरानी वीडियो खींचो, लू रैन ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को निर्देश दिया। तुरंत, मास्टर। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ने लैब से अनुरोधित वीडियो को तुरंत प्राप्त किया। लैब में सभी निगरानी बंद कर दी गई थी, लेकिन लू रैन ने खुद एक अतिरिक्त कैमरा छिपा रखा था, जिसे लिन शेन ने नहीं देखा था।
होलोग्राफिक फुटेज को जल्दी से प्रोजेक्ट किया गया, जिसमें वह क्षण दिखाया गया जब लिन शेन ने लू रेन को स्थिर किया और उसे परीक्षण प्लेटफॉर्म पर बैठाया। लू रेन ने लिन शेन की हर हरकत को ध्यान से देखा, उसे लगा कि उसके एक हाथ की हरकत कुछ अजीब और अतार्किक थी। हालांकि इस तरह की हरकत में ताकत का कोई स्रोत नहीं था और इससे उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंच सकता था और न ही उसे बेहोश होने का कारण बन सकता था। इसलिए लू रेन ये निर्धारित नहीं कर पाई कि लिन शेन को वास्तव में कोई समस्या थी या नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि लिन शेन ने उसे परीक्षण मंच पर लिटा दिया और फिर खुद भी लेट गया, साथ ही उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। विकृत। लू रेन के दिमाग में तुरंत ये शब्द आया। फिर उसने कई दृश्यों के बारे में सोचा जो उसे अस्वीकार्य लगे। हो सकता है कि लिन शेन ने उसके साथ कई अवर्णनीय गंदी चीजें की हों, बस उसने उसके जागने से पहले सब कुछ ठीक कर दिया हो। ये सोचकर कि उसके शरीर पर कपड़े लिन शेन ने उतारे होंगे और फिर वापस पहनाए होंगे, लू रेन को पूरे शरीर में खुजली महसूस हुई, जैसे कि उसकी त्वचा पर लाखों चींटियां रेंग रही हों। लू रेन एक सेकंड के लिए भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और सीधे ऑफिस के निजी शौचालय में भाग गई, अपने सारे कपड़े उतार दिए और अपने शरीर को बार बार धोया। जब तक वह शौचालय से बाहर आई तब तक वह पहले से ही नए कपड़े पहन चुकी थी और उसने वीडियो देखना जारी रखते हुए अपने दांत भींच लिए। हालांकि वह जानती थी कि उसका उल्लंघन नहीं किया गया था, कौन जानता था कि लिन शेन ने उसके साथ क्या घिनौना काम किया था। अब वह लिन शेन को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। लू रेन धैर्यपूर्वक देखती रही, उसे जानना था कि लिन शेन ने वास्तव में क्या किया। एक शोधकर्ता के रूप में भले ही परिणाम अवांछनीय था, उसे इसे स्पष्ट करना चाहिए और भ्रमित नहीं रहना चाहिए। हालांकि परिणाम ने लू रेन को आश्चर्यचकित कर दिया। वीडियो में लिन शेन ने उसे बस बगल में पकड़ रखा था और फिर हिलता नहीं था, उसने कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद लिन शेन वास्तव में सो गया। लू रेन ने अनगिनत संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन इस परिदृश्य की उम्मीद नहीं की थी। लू रेन को संदेह था कि क्या लिन शेन सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लिन शेन वास्तव में सो रहा था और उसे प्लेबैक की गति बढ़ानी पड़ी जिससे वीडियो तेजी से चल सके। लू रेन को लगा कि लिन शेन निश्चित रूप से उसे पकड़कर सो नहीं सकता था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका शरीर पिछले प्रयोग से बहुत थक गया था, इसलिए उसे किसी भी बुरे विचार को पालने से पहले आराम करने की जरूरत थी। फिर भी उसने तब तक देखा जब तक लिन शेन जाग नहीं गया और कुछ भी नहीं हुआ था। लिन शेन ने उस पर कोई गंदी हरकत नहीं की थी, एक भी अनुचित स्पर्श नहीं किया था। जब लू रेन ने देखा कि लिन शेन ने फर्श पर गिरे हुए चश्मे को उठाया और उसे वापस रख दिया और कहा, दुनिया में ऐसी विशेष महिला कैसे हो सकती है, तो उसके दिल में हत्या की मंशा पूरी तरह से खत्म हो गई। फिर लू रेन ने लिन शेन को उसके शरीर पर कुछ बार थपथपाते देखा और फिर वह जाग गई। पूरी प्रक्रिया उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। लू रेन ने वीडियो की शुरुआत और अंत कई बार देखा, समीक्षा से और अधिक हैरान हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी बेहोशी निश्चित रूप से लिन शेन के कारण हुई थी, लेकिन वह ये नहीं समझ पाई कि लिन शेन ने ऐसा कैसे किया। उसे यकीन था कि लिन शेन की उंगलियों ने बहुत अधिक बल नहीं लगाया था और अगर उसने लगाया भी होता तो भी आरोही स्तर की ताकत उसे बेहोश नहीं कर सकती थी। एक शक्ति जो अमर को प्रभावित कर सकती है। लू रेन ने अपना निर्णय लिया और वह सच्चाई के बहुत करीब थी। इस निर्णय ने लू रेन को यह पता लगाने के लिए प्रेरित किया कि वास्तव में वह किस तरह की शक्ति थी। उसने कभी ऐसी आरोही स्तर की क्षमता के बारे में नहीं सुना था जो अमर के शरीर को इतनी आसानी से प्रभावित कर सकती थी। यह अभूतपूर्व था। जिस बात ने लू रेन को और भी अधिक हैरान कर दिया वह ये थी कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने में लिन शेन के इरादे क्या थे। लिन शेन ने लैब से कुछ भी नहीं चुराया था, न ही उसने उसके शरीर के साथ कुछ किया था, उसने बस उसे पकड़कर सो गया था। क्या सिर्फ उसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना उचित था? लू रेन को लगा कि कोई भी इसका हिसाब लगाने में विफल नहीं हो सकता। अगर लिन शेन ने उसके शरीर के साथ कुछ किया होता तो लू रेन समझ सकती थी। हालांकि अब लू रेन को यह बहुत अजीब लगा। आखिर वह क्या साजिश रच रहा है? लू रेन को विश्वास नहीं हुआ कि लिन शेन सिर्फ उसे पकड़कर थोड़ी देर सोना चाहता था। जरूर कोई छिपा हुआ मकसद होगा जिसे उसने अभी तक स्पष्ट नहीं किया था। जो कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लू रेन ने उसे समझने की कोशिश की। उसकी नज़र वीडियो में लिन शेन पर टिकी हुई थी। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दे रही थी। लिन शेन अभी अभी सोया था और अब वह फिर से सो नहीं पाने की स्थिति में प्रयोगात्मक प्लेटफॉर्म पर लेटा हुआ था, इसलिए उसने डीएस बड़ी ई से बातचीत की। डीएस बड़ी ई इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि लिन शेन के शरीर को इस हद तक कैसे बढ़ाया जा सकता है। दुर्भाग्य से लिन शेन भी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था, इसलिए उसने इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दिया। फिर उन दोनों ने घोस्ट गेट स्टार और असुर घोस्ट किंग के मामलों के बारे में बात की। हाल ही में कई शीर्ष स्तरीय निर्वाण प्राणियों ने घोस्ट गेट स्टार पर जाने के लिए टीमों का आयोजन किया था ताकि असुर घोस्ट किंग से निर्वाण अंडे को जब्त किया जा सके।
डबल लाइफ बेस और उस ढाल की क्षमताएं बहुत ही स्वर्ग विरोधी थीं, लेकिन पर्यावरणीय कारकों के कारण असुर घोस्ट किंग एक अभेद्य किले की तरह था जो अकेले ही एक के बाद एक निर्वाण प्राणियों की टीम को पीछे हटा रहा था। बहुत से निर्वाण प्राणी पहले ही नष्ट हो चुके थे। अब तक कोई भी असुर घोस्ट किंग की खोह में प्रवेश करने और उन 3 निर्वाण अंडों को ले जाने में कामयाब नहीं हुआ था। अब तक जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार असुर घोस्ट किंग की सभी प्रकार की क्षमताएं विकृत रूप से मजबूत थीं, जिनमें शक्तिशाली जन्मजात कौशल के साथ साथ जीवन आधार कौशल भी थे। असुर भूत राजा का गुण भले ही सबसे मजबूत न हो, लेकिन उसका कौशल विन्यास निश्चित रूप से शीर्ष पायदान का था, जिससे हर कोई ईर्ष्यालु हो गया। ऐसा पालतू जानवर अमर स्तर तक खेती करने लायक था। दुर्भाग्य से घोस्ट गेट स्टार का वातावरण बहुत कठोर था और असुर भूत राजा को उस वातावरण में काफी बढ़ावा मिला, जिससे अब तक कोई भी उससे निपटने में सक्षम नहीं था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के नए अध्यायों का आनंद लें। DS बड़ी ई ने प्रस्ताव दिया कि वे एक टीम बना सकते हैं और इसे आजमा सकते हैं। वह असुर भूत राजा से निपटने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जबकि लिन शेन अपनी असामान्य शारीरिक शक्ति पर भरोसा करते हुए निर्वाण अंडे को पुनः प्राप्त करने के लिए दौड़ सकता है। असुर भूत राजा वास्तव में उस वातावरण में बहुत शक्तिशाली है। सुरक्षा के लिए बिंगलिया को साथ लाना एक अच्छा विकल्प होगा। अगर हम दोनों असुर भूत राजा को नियंत्रित करते हैं तो ये बीमा की एक अतिरिक्त परत की तरह होगा, DS बड़ी ई ने कहा। ये काम करता है, लिन शेन ने कहा, कुछ हद तक लुभाया हुआ महसूस करते हुए। ऐसा मजबूत पालतू जानवर होना अच्छा होगा। अब वह डेथ पाउडर पर बहुत अधिक निर्भर हो गया था और हालांकि उसकी शिकारी जिविस को साधने की योजना थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। एक तैयार शक्तिशाली निर्वाण स्तर का पालतू जानवर होना उसे शुरू से ही विकसित करने से कहीं ज्यादा आसान होगा। एकमात्र समस्या ये थी कि उसके लिए निर्वाण प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। जब दोनों बात कर रहे थे, लूरैन बाहर से लौट आया। DS बड़ी ई, तुम पहले वापस जा सकती हो, मैं यहाँ हूँ, लूरैन ने उदासीनता से कहा। गुरु, मैं थका नहीं हूँ, तुम थोड़ा और आराम करो, DS बड़ी ई ने चिंता के साथ कहा। जैसे ही लूरैन ने डेटा देखा, उसने कहा, पहले वापस जाओ, कल तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। कौन सा कार्य? DS बड़ी ई ने पूछा। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, लूरैन ने उत्तर दिया और कुछ ही शब्दों में DS बड़ी ई को खारिज कर दिया। फिर लूरैन प्रयोगात्मक मंच के पास गया और लिन शेन को ठंडी निगाहों से देखा। अब आपके शरीर के भीतर निर्वाण कण परिवर्तन के कारण अत्यधिक अस्थिर हो गए हैं और फिर भी निर्वाण से नहीं गुजर सकते हैं। यह एक बहुत ही अस्थिर कारक है। मैं उन्हें नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए पहले आपको स्टेबलाइजर का एक इंजेक्शन दूंगा, लूरैन ने लिन शेन को इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार एक सिरिंज उठाते हुए कहा। शिक्षक लूरैन, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है? लिन शेन के दिल में एक बुरा एहसास हुआ और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर स्टेबलाइजर की ज़रूरत थी तो लूरैन को इसे तब लगाना चाहिए था जब वह जाग गई थी। वह अचानक उसे अब स्टेबलाइजर इंजेक्शन देने का इरादा क्यों कर रही थी? क्या उसने कुछ पता लगाया होगा? लिन शेन मना करना चाहता था, लेकिन वह बच नहीं सका। लूरैन के हाथ में सिरिंज सीधे उसके शरीर में घुस गई। लिन शेन का दुर्जय शरीर कानून शक्ति से भरी सिरिंज का सामना नहीं कर सका। ये सीधे अंदर घुस गई और तरल की एक पूरी शीशी उसके शरीर में इंजेक्ट हो गई। ये खत्म हो गया है। लिन शेन को पता था कि उसका रहस्य उजागर हो चुका है और उसे डर था कि उसकी जान खतरे में है। लिन शेन विरोध करना चाहता था, लेकिन अमर की गति बहुत तेज थी। तरल को उसके अंदर इंजेक्ट किए जाने से पहले उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। जैसे ही लिन शेन ने उठने की कोशिश की, उसने अचानक महसूस किया कि दुनिया उसके चारों ओर घूम रही है और उसका शरीर वापस प्रायोगिक मंच पर फेंक दिया गया। लिन शेन की आंखों के सामने तारे फूट पड़े, उसके हाथ और पैर शिथिल हो गए और वह अपने शरीर में कोई ताकत नहीं जुटा पा रहा था, मानो वह एक नर्म शरीर वाले जानवर में बदल गया हो। उसने कई बार संघर्ष किया लेकिन उठ नहीं सका। थोड़ी देर बाद लिन शेन को लगा कि उसका सिर अब इतना चक्कर नहीं खा रहा है, लेकिन उसका शरीर अभी भी कीचड़ के पोखर की तरह नर्म था। सौभाग्य से उसकी दृष्टि साफ हो गई और वह प्रायोगिक मंच के सामने खड़ी ठंडी और सुंदर लूरैन को देख सकता था, उसे उदासीन निगाहों से देख रहा था। शिक्षक लूरैन, क्या इस स्टेबलाइजर में कोई समस्या है? मुझे बहुत ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? पूरी तरह से कमजोर। लिन शेन ने अनभिज्ञता का नाटक किया, जैसे कि वह एक अनजान जियाबाई हो। कोई समस्या नहीं है, यह कोई स्टेबलाइजर नहीं है, ये कार्टिलेज फ्लूइड है जो मैंने विकसित किया है। कार्टिलेज फ्लूइड के इंजेक्शन के बाद किसी प्राणी का शरीर बिना किसी सहारे के तरल पदार्थ की तरह ढीला हो जाएगा, लूरैन ने हल्के से कहा। ये सुनकर लिन शेन चौंक गया। लानत है, यह महिला बहुत दुर्भावनापूर्ण है। मैंने अभी उसके साथ सोया है और अब वह मुझे कीचड़ के पोखर में बदलना चाहती है। जबकि उसने अपने दिल में लूरैन को कोसा, उसने अभी भी एक मासूम चेहरा बनाए रखा। शिक्षक लूरैन, इंजेक्शन की गलतियां अपरिहार्य हैं। आपको इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है।
कार्टिलेज फ्लूइड का प्रभाव कितने समय तक रहता है? क्या इसे उलटने का कोई तरीका है? ये इंजेक्शन की गलती नहीं है और इसे बदला नहीं जा सकता। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, मिट्टी के ढेर की तरह, लू रान ने कहा, उसके मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए, एक भयावह मुस्कान प्रकट करते हुए। शिक्षक लू रान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लिन शेन ने आखिरी कोशिश की। क्यों? क्या तुम नहीं समझते कि तुम्हारे दिल में क्या है? जैसे ही उसने कहा, लू रान ने एक और सिरिंज निकाली, नीचे झुकी, लिन शेन के चेहरे को देखा और सुई को सीधे उसकी गर्दन में घुसा दिया। तरल के इंजेक्शन के साथ लिन शेन को लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। गर्मी की एक लहर उसके कमजोर शरीर से एक निश्चित अंत की ओर बह गई, जिससे लिन शेन को लगा जैसे उसके अस्थिहीन शरीर में एक ऐसा स्थान है जो स्टील से भी सख्त है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लिन शेन घबरा गया। लू रान ने बगल में रखे कीटाणुनाशक कैबिनेट से एक ट्रे निकालते हुए कहा, तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति के लिए ये स्वाभाविक है कि वह अपने पीछे कोई विपत्ति न छोड़े। ट्रे में डिस्पोजेबल उपकरण भरे हुए थे, जिनमें कई तरह की कैंची और सर्जिकल चाकू शामिल थे। धिक्कार है, ये औरत बहुत दुष्ट है। लिन शेन भयभीत हो गया और जल्दी से चिल्लाया, शिक्षक लू रैन, कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया है। मैं बस आपकी प्रशंसा करता हूँ, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं कसम खाता हूँ, मैंने आपके साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया है। मेरे दिल में, आप एक महान और पवित्र महिला हैं, जिसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि बेहतर होगा कि आप बात न करें या इधर उधर न घूमें, अन्यथा अगर मैंने बहुत अधिक काट लिया तो मुझे दोष न दें, लू रैन ने कहा, क्योंकि उसने एक स्केलपेल उठाया और ध्यान से उसकी जांच की। लिन शेन द्वारा देखे गए उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति शैतान की तुलना में अधिक भयानक थी। लिन शेन का शरीर तुरंत अकड़ गया और उसने संघर्ष करने या आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। शिक्षक लू रैन, मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं किया, लिन शेन ने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह आपका आखिरी मौका है। मैं पूछता हूँ, आप जवाब दें। अगर तुम्हारा जवाब मुझे असंतुष्ट करता है तो सर्जरी तुरंत शुरू हो जाएगी, लू रान ने कहा। लिन शेन को अनदेखा करते हुए वह नीचे झुकी और खुद से बोली, तुमने मुझे बेहोश कैसे कर दिया? माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के जरिए जुड़े रहें। लिन शेन ने तुरंत अपने एक अंग पर एक ठंडा स्पर्श महसूस किया और बिना किसी हिचकिचाहट के बोल पड़ा, मेरे पास एक अनोखी क्षमता है जो मुझे एक हद तक बचाव को अनदेखा करने की अनुमति देती है। तुम्हारे बारे में मेरे शोध से तुमने जो प्रतिभाएं दिखाई हैं वे पहले ही 3 से अधिक हो चुकी हैं, लू रान ने उदासीनता से कहा। मेरी प्रतिभाएं असामान्य हैं, मेरे पास कुल 5 हैं, लिन शेन ने कहा। अपनी सभी प्रतिभाओं को बिना किसी चूक के विस्तार से सूचीबद्ध करें, आप जानते हैं कि अन्यथा क्या परिणाम होंगे। लू रैन आश्चर्यचकित थी। एक सामान्य इवॉल्वर में केवल 3 प्रतिभाएं होती हैं और 4 प्रतिभाएं वाले लोग अत्यंत दुर्लभ थे। फिर भी लिन शेन के पास 5 प्रतिभाएं निकलीं। युद्ध गीत। लिन शेन ने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई अपनी प्रतिभाओं को दोहराया, जिस पर दूसरों ने संभवतः अनगिनत बार शोध किया था। भले ही उसने यह न कहा हो, लेकिन जिसने भी उस पर शोध किया है उसे उचित समझ होनी चाहिए। दूसरों के लिए अज्ञात एकमात्र क्षमता उसकी एक्यूपॉइंट सीलिंग थी, लेकिन लिन शेन ने इसे एक्यूपॉइंट सीलिंग के रूप में नहीं बल्कि कमजोरियों को समझने और एक निश्चित सीमा तक बचाव को अनदेखा करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया। लू रैन ने बिना किसी संदेह के सुना। यदि लिन शेन ने एक्यूपॉइंट सीलिंग या 10 में से एक निश्चितता जैसी किसी चीज का उल्लेख किया होता तो लू रैन जैसा शोधकर्ता इसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उसके विचार में वे अवैज्ञानिक थे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक प्रश्न का समाधान हो जाने के बाद लू रैन ने एक और संदेह को दूर करने की कोशिश की। लिन शेन ने उसे अपनी नींद में पकड़ रखा था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, सिवाय उसके हाथ को उसके ऊपर टिकाने के। कोई और अनुचित व्यवहार नहीं हुआ था। ये व्यर्थ लग रहा था, इसलिए लू रैन असली कारण जानना चाहता था। क्योंकि लिन शेन को एक पल के लिए यह नहीं पता था कि कैसे समझा जाए। अचानक लिन शेन को एक अंग पर ठंडक महसूस हुई और वह चौंककर चिल्लाया, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था। लिन शेन अब पूरी तरह से तैयार था, वह स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी का जिक्र नहीं कर सकता था। अगर लू रैन को पता चला कि वह दूसरी महिलाओं के साथ सोने जा रहा है तो वह लगभग निश्चित रूप से उसे खत्म किए जाने वाले अभिशाप के रूप में देखेगी। तुम्हारी हरकतें तुम्हारे शब्दों से मेल नहीं खाती। लू रैन ने अपना हाथ रोक लिया, लेकिन स्केलपेल को दूर नहीं किया। लिन शेन को घूरते हुए उससे सवाल किया। लिन शेन अब निश्चित था, लू रैन अनुमान नहीं लगा रही थी, उसने प्रयोगशाला में जो कुछ भी हुआ था वह सब देखा होगा, निगरानी होनी चाहिए। इस विचार के साथ लिन शेन का दिल वास्तव में शांत हो गया। अगर लू रैन ने निगरानी देखी होती तो उसे पता चल जाता कि उसने कुछ नहीं किया है। हालांकि लिन शेन ये पता नहीं लगा सका कि वह निगरानी कैमरा कहाँ था। उसने पहले भी जांच की थी और पाया था कि कोई कैमरा अभी भी काम कर रहा है।
लिन शेन के चेहरे पर एक कड़वी अभिव्यक्ति आई और उसने आह भरते हुए कहा, मैं वास्तव में तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मेरा तर्क मुझे बताता है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक आरोही हूँ जो शायद निर्वाण को भी पहुँच से दूर पा सकता हूँ और जीवन भर आरोही स्तर पर ही रहने की संभावना है। और तुम सुप्रीम अकेडमी में एक शिक्षक हो, लाखों लोग तुम्हारे दीवाने हो, एक अमर व्यक्ति जो दूसरे नहीं बन सकते चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें। जहाँ तक मेरा सवाल है, सुंदर होने के अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ एक बार सोने का मौका मिलना ही मेरे पूरे जीवन के लिए पर्याप्त संतुष्टि है। तुम पानी के ऊपर कमल हो और मैं उसके नीचे कीचड़। मैं तुम्हारे जैसे किसी को कलंकित कैसे कर सकता हूँ? तुम किसी बेहतर व्यक्ति के लायक हो, मैं अपनी स्वार्थी इच्छाओं को तुम्हें बर्बाद नहीं करने दे सकता। बकवास भाषा। ऐसा लगता है कि अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, लू रैन ने स्केलपेल पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। हालांकि लिन शेन ने पहले की तरह तीखी प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके चेहरे पर एक शांत भाव देखा और अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए उसकी आंखों के कोने से एक आंसू भी निकल आया। इस जीवन में तुम्हारे साथ एक रात की नींद साझा करने के बाद ये पर्याप्त है। क्रैक। लिन शेन ने एक आवाज़ सुनी और तुरंत ही निराशा की भावना महसूस की क्योंकि उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। इस बार कोई अभिनय शामिल नहीं था, ये सब वास्तविक भावना थी। लू रैन हंसे बिना नहीं रह सकी, यह ज़्यादा पसंद है। इस एहसास को याद रखें और अगली बार जब आप प्रदर्शन करें तो इस तरह से व्यवहार करें। जैसे ही उसने कहा, लू रैन सीधा हुआ और एक और सिरिंज ली, लिन शेन को एक अंतःशिरा इंजेक्शन दिया। जल्द ही लिन शेन को लगा कि उसका शरीर, जो पहले कीचड़ की तरह लंगड़ा था, फिर से एक कंकाल बन गया है और वह जल्दी से नीचे देखने के लिए उठ बैठा। एक निश्चित सदस्य को सीधा खड़ा देखकर हैंड्सवॉर्थ स्किल ने उसके पैरों के बीच उससे मात्र मिलीमीटर की दूरी पर प्रवेश किया। लिन शेन को ठंडा पसीना आ गया और प्रयोग की मेज से उतरने से पहले उसने सावधानीपूर्वक सर्जिकल चाकू निकाला। जबकि कार्टिलेज द्रव का प्रभाव खत्म हो गया था, एक और दवा अभी भी काम कर रही थी, जिससे लिन शेन को कुछ शर्मिंदगी हो रही थी। मैं इसे अभी आपके बिल पर डाल दूंगा। आपको आगे के प्रयोगों के लिए कॉल पर रहना होगा। लू रैन ने अपने डिस्पोजेबल दस्ताने उतारे और क्लीनर से अपने हाथ धोते हुए कहा। बिल्कुल बिल्कुल, लिन शेन ने जल्दी से जवाब दिया। शिक्षक लू रैन, मारक के बारे में क्या? आप भाग्यशाली हैं कि मैंने इसे नहीं काटा। आप मारक की तलाश में हैं, खुद ही इससे निपटो, लू रैन ने प्रयोगशाला से बाहर जाते हुए कहा। असहाय महसूस करते हुए लिन शेन केवल अजीब तरीके से चलते हुए प्रयोगशाला से बाहर लू रैन का पीछा कर सकता था। यह अच्छी बात थी कि उसका युद्ध सूट पर्याप्त प्रतिबंधात्मक था, अन्यथा उसे अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्म आती। शिक्षक लू रैन, मैं तब विदा लेता हूँ, लिन शेन ने प्रयोग भवन से बाहर निकलते ही कहा, लू रैन से दूर जाने के लिए उत्सुक। रुको, लू रैन ने उसके पीछे से पुकारा। शिक्षक लू रैन, क्या आपके पास कोई और निर्देश है? लिन शेन अनिच्छा से रुक गया और लू रैन को एक मजबूर मुस्कान दी। मैं अगले प्रयोग के लिए आपके संपर्क नंबर के बिना आपको कैसे ढूंढ सकता हूँ? लू रैन ने भावहीनता से पूछा। लिन शेन ने उसे अपना संपर्क नंबर दिया, लेकिन जब उसने उसका नंबर मांगा तो उसने बस इतना कहा कि वह आवश्यकता पड़ने पर उससे संपर्क करेगी, बिना उसे कोई नंबर दिए। लिन शेन को वास्तव में परवाह नहीं थी, उसे वास्तव में उसका नंबर वैसे भी नहीं चाहिए था। उसने पहले ही उससे अग्नि बीज प्राप्त कर लिया था और उसे फिर से देखने की योजना नहीं बनाई। जैसे ही वह शैक्षणिक जिले से बाहर निकला, बिंगलिया अप्रत्याशित रूप से अभी भी बाहर इंतजार कर रहा था। लिन शेन को देखकर बिंगलिया जल्दी से उसके पास गया। डीएस बड़ी ई ने कहा कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। सुनकर अच्छा लगा। मैंने जो मामला बताया उसके बारे में क्या आपने इस पर विचार किया है? बिंगलिया ने फिर से पूछा। तुम डीएस बड़ी ई को ढूंढो। अगर डीएस बड़ी ई जाती है तो मैं जाऊंगा, लिन शेन ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने अभी तक निर्वाण प्राप्त नहीं किया था और उसे अपने साथ जाने के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि वह बिल्कुल दोस्त नहीं था, लेकिन डीएस बड़ी ई का चरित्र भरोसेमंद था और लिन शेन को उसके द्वारा धोखा दिए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैं तुरंत डीएस बड़ी ई से संपर्क करूंगा, बिंगलिया ने कुछ अनिच्छा से कहा, लेकिन फिर भी लिन शेन की इच्छा के अनुसार डीएस बड़ी ई से संपर्क करना जारी रखा। अगर वह सिर्फ लिन शेन के साथ सहयोग करता और मदद के लिए कई निर्वाण प्राणियों को बुलाता तो उसे उनके साथ कोई निर्वाण अंडे बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डीएस बड़ी ई को शामिल करने का मतलब था कि उन्हें उसके साथ एक निर्वाण अंडा साझा करना होगा। सौभाग्य से वहाँ 3 निर्वाण अंडे थे, इसलिए डीएस बड़ी ई, लिन शेन और बिंगलिया ने सहयोग किया। उनमें से प्रत्येक अतिरिक्त सहायकों को खोजने के लिए भुगतान किए बिना अभी भी एक प्राप्त करने में सक्षम था। ये गणना करने के बाद बिंगलिया को लगा कि यह स्वीकार्य है। उन तीनों की ताकत असुरभूत राजा के पालतू अंडों को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। डीएस बड़ी ई से संपर्क करने के बाद डीएस बड़ी ई ने तुरंत सहमति दे दी।
तीनों ने घोस्ट गेट स्टार जाने का समय तय किया और लिनशेन ने इस बीच रहने और आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। शुक्र है कि जिस समस्या के बारे में वह चिंतित था वह घटित नहीं हुई और एक रात के बाद एक निश्चित अंग आखिरकार सामान्य हो गया, जो उसके लिए एक बड़ी राहत थी। ये शोध करने वाली महिलाएं बहुत डरावनी हैं। लिनशेन ने भविष्य में लू रैन से दूर रहने का मन बना लिया था। डीएस बड़ी ई और बिंग लिया सुबह सुबह लिनशेन की तलाश में आए, लेकिन वह अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। हालांकि वह जाग रहा था, लेकिन उसे उठने का मन नहीं कर रहा था और वह अनिच्छा से बिस्तर से तभी बाहर निकला जब डीएस बड़ी ई और बिंग लिया उसे बुलाने आए। तीनों एक साथ घोस्ट गेट स्टार की ओर बढ़े। वर्तमान में 4 टेलीपोर्टर थे जो घोस्ट गेट स्टार की ओर ले जाते थे, जिन्हें 4 अलग अलग बलों में विभाजित किया गया था। उनमें से 3 पहले से ही सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले थे और कोई भी शुल्क देकर घोस्ट गेट स्टार पर टेलीपोर्ट कर सकता था। बेशक बिंग लिया ने टेलीपोर्टेशन के लिए भुगतान किया। एक बार जब तीनों घोस्ट गेट स्टार पर पहुंचे तो लिनशेन ने चारों ओर देखा, ये देखते हुए कि वहां केवल तारे थे, कोई चांद या सूरज नहीं था और तापमान बहुत कम था, फिर भी कोई ग्लेशियर नहीं थे। गुरुत्वाकर्षण विशाल रिंग स्टार की तुलना में अधिक मजबूत था, लेकिन इसने उन्हें महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं किया। उनके चारों ओर काली पर्वत श्रृंखलाएं थीं और आकाश में कभी कभी प्रकाश की धारियां उड़ती हुई दिखाई देती थीं। संभवतः निर्वाण प्राणी अपने रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कई निर्वाण प्राणी हाल ही में घोस्ट गेट स्टार पर आए थे। सभी की नज़र असुर घोस्ट किंग के 3 पालतू अंडों पर थी। बिंग लिया को डर था कि देरी से परेशानी हो सकती है, इसलिए वह आगे बढ़ने की जल्दी में था। हालांकि लिनशेन की उड़ान की गति बहुत धीमी थी, जो बिंग लिया और डीएस बड़ी ई के साथ तालमेल नहीं रख पा रही थी, जो पहले ही निर्वाण स्तर पर पहुंच चुके थे। बिंग लिया इस बात से अनजान कि लिनशेन अभी भी एक आरोही था, इस बात पर हैरान था कि लिनशेन इतनी धीमी गति से क्यों उड़ रहा था। फिर भी उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कहीं वह लिनशेन को नाराज न कर दे। डीएस बड़ी ई ने एक निर्वाण स्तर की सवारी को बुलाया, लिनशेन को साथ में सवारी करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे आखिरकार उनकी गति बढ़ गई। आपकी अगली यात्रा माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में प्रतीक्षा कर रही है। असुर भूत राजा के क्षेत्र में पहुंचने से पहले उन्होंने लोगों से भरी एक घाटी देखी, जो रात के बाजार की तरह चहल पहल से भरी हुई थी, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने घाटी में स्टॉल भी लगा रखे थे। लिनशेन और उनके साथियों के आगमन ने तुरंत कई निर्वाण प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। बिंग लिया निर्वाण प्राणियों के बीच एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि डीएस बड़ी ई ने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, लेकिन निर्वाण के बिना भी डीएस बड़ी ई जहां भी जाते थे हमेशा ध्यान का केंद्र होते थे। केवल लिनशेन ने कम प्रोफाइल रखी, उनके कारपेस में कुछ बदलावों के कारण, जो अब उनके पिछले सिल्वर क्रिस्टलीय कारपेस से काफ़ी अलग लग रहा था। बहुत कम लोग उन्हें पहचान पाए। लिनशेन की नज़र घाटी के अंत में टिकी हुई थी, जहां एक गुफा थी। गुफा के बाहर कई निर्वाण प्राणी एक निर्वाण प्राणी से लड़ रहे थे। निर्वाण प्राणी एक दुष्ट भूत जैसा दिखता था, जिसकी भयंकर उपस्थिति थी। लगभग 3 मीटर लंबा, पूरी तरह से जैड जैसे पत्थर से बना हुआ, काले जैड कवच और हेलमेट पहने हुए, उसके सिर पर एक सींग था, एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल थी। हालांकि तलवार थोड़ी घुमावदार थी और काले जैड से भी गढ़ी गई थी। एक तरफ धारदार थी जबकि दूसरी तरफ मोटी थी, जो तलवार से ज्यादा ब्लेड जैसी थी। ब्लेड पर काले धुएं की माला थी, मानो अनगिनत पीड़ित आत्माएं उसमें समा गई हों। इसके दूसरे हाथ में ढाल एक तीर के पंख की तरह थी, जिसे भी काले जैद से बनाया गया था। ढाल के सामने एक दुष्ट भूत के सिर की छवि थी, उसकी आंखें अब खुली हुई एक अजीब लाल चमक उत्सर्जित कर रही थीं। इससे लड़ने वाले निर्वाण प्राणी शीर्ष स्तरीय लड़ाके थे, जिनके साथ कई दुर्जय निर्वाण पालतू जानवर थे। वे विभिन्न वृद्धि क्षमताओं से घिरे हुए थे, जिससे वे कई रंगों के प्रभामंडल बिखेरते थे। हालांकि ढाल पर दुष्ट भूत की छवि की निगाह के नीचे उनके चमकदार प्रभामंडल बिना किसी निशान के गायब हो गए। निर्वाण की परस्पर शक्तियों के बावजूद वे निर्वाण प्राणी पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, जिसने अपनी ढाल से उनकी सभी शक्तियों को पीछे धकेल दिया। इस बीच काले धुएं के ब्लेड क्यूई ने हवा में अपने ब्लेड को काट दिया और हर वार के साथ निर्वाण प्राणियों को बड़ी परेशानी हुई। जमीन पर कई मृत निर्वाण पालतू जानवर पड़े थे, जो संभवतः असुरभूत राजा द्वारा मारे गए थे। लिनशेन ने कुछ देर तक देखा और विसंगति को समझा। असुरभूत राजा के पीछे पहाड़ी गुफा से काला धुआं लगातार बाहर की ओर निकल रहा था। ये ठंडा भयावह धुआं ज्यादातर असुरभूत राजा के शरीर की ओर बह रहा था, उसके चारों ओर जमा हो रहा था, मानो उसे एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दे रहा हो। काले धुएं का एक हिस्सा घाटी के तल पर चिपका हुआ था, जिससे आसपास का क्षेत्र काले बादलों के समुद्र जैसा लग रहा था। असुरभूत राजा इस धुएं के बीच लड़ रहा था, जबकि निर्वाण प्राणी और उनके पालतू जानवर सभी ने हवा से उससे लड़ाई की, काले धुएं को छूने की हिम्मत नहीं की। बिंगलिया ने समझाया, ये काला धुआं बेहद यीन और ठंडा है। यहाँ तक कि निर्वाण प्राणियों के शरीर भी काले धुएं के संपर्क में आने पर ठंड से प्रभावित हो सकते हैं।
सबसे हल्के से किसी का शरीर जम जाएगा, सबसे बुरे से खून जमकर बर्फ बन जाएगा। कमज़ोर शारीरिक बनावट और निर्वाण की शक्ति वाले लोग धुएं में जीवित नहीं रह सकते, लड़ना तो दूर की बात है। थोड़ी देर रुकने के बाद बिंगलिया ने कहा, गुफा के अंदर का काला धुआं और भी घना और ठंडा है। जब तक आपके पास आपके जैसा मजबूत शरीर न हो, निर्वाण अंडों के स्थान तक पहुंचना असंभव है। लिन शेन ने गुफा की ओर देखा। अंदर का काला धुआं इतना घना था कि वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने भौहें सिकुड़ी और बिंगलिया की ओर मुड़ा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता कि अंदर 3 पालतू अंडे हैं? घोस्ट गेट स्टार के पास रोशनी देने के लिए कोई तारा नहीं है, ये हमेशा बिना दिन के इसी अवस्था में रहता है। लेकिन एक बीते दिन घोस्ट गेट स्टार ने दूसरे तारा मंडल के क्षेत्र में प्रवेश किया। उस मंडल के तारे से निकलने वाली रोशनी ने इस जगह को रोशन कर दिया और गुफा में मौजूद काला कोहरा बहुत हल्का हो गया। असुर भूत राजा की ताकत भी बहुत कम हो गई। तभी कोई दौड़कर अंदर आया और उन्हें देखा। बिंगलिया ने आगे बताया, गणना के अनुसार लगभग 1 महीने में घोस्ट गेट स्टार फिर से उस तारामंडल के पास पहुंचेगा और यह स्थान एक बार फिर से प्रकाशित हो जाएगा। गुफा में काला धुआं काफी कम हो जाएगा। ऐसा होने से पहले हमें निर्वाण अंडे जब्त कर लेने चाहिए, अन्यथा जब वह समय आएगा तो कई और लोग भागकर आ जाएंगे और हमारी बारी कभी नहीं आएगी। मैं समझ गया। लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। यहाँ आए सभी निर्वाण प्राणी शायद एक ही विचार को पाल रहे थे। दुर्भाग्य से अब तक कोई भी गुफा में भागकर असुरभूत राजा के पालतू अंडे जब्त करने में सक्षम नहीं था। जब वे बात कर रहे थे तो युद्ध के मैदान पर स्थिति अचानक बदल गई। असुरभूत राजा की भूतिया आभा बढ़ गई और उसने जो काला ब्लेड क्यूई काटा, उसने एक निर्वाण पालतू जानवर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वह निर्वाण पालतू जानवर निर्वाण प्राणियों के लिए मुख्य ढाल था। इसकी मृत्यु ने समूह को अस्त व्यस्त कर दिया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और कहानियां सुने। स्थिति बिगड़ती देख वे निर्वाण प्राणी तुरंत पीछे हट गए। फिर भी असुरभूत राजा ने उनके कुछ और पालतू जानवरों को मार डाला, इससे पहले कि वे सुरक्षित दूरी पर वापस जा सकें। असुरभूत राजा ने उनका पीछा नहीं किया। वह मुड़ा और वापस गुफा में चला गया। उसका दुर्जय सिलहूट काले धुएं में गायब हो गया। असुरभूत राजा को आसानी से लुभाया नहीं जा सकता। वह मुश्किल से गुफा के प्रवेश द्वार के आसपास से बाहर निकलता है। अंदर घुसना कोई आसान काम नहीं है, और अगर कोई अंदर घुस भी जाए तो भी ठंडा काला धुआं ज्यादातर निर्वाण प्राणियों को पालतू अंडे लाने से पहले बर्फ की मूर्तियों में बदल देगा। भले ही वे बर्फ की मूर्तियों में न बदल जाएं, लेकिन ठंड से उनके शरीर कठोर और सुस्त हो जाएंगे, और अगर असुरभूत राजा भी उनके पीछे आ गया तो उनकी मौत निश्चित होगी। बिंगलिया ने निष्कर्ष निकाला। फिर लिन शेन और डीएस बड़ी की ओर देखते हुए कहा, डीएस बड़ी और मैं इसे रोक लेंगे। आप अंदर घुसने का मौका लें। आपकी शारीरिक स्थिति के हिसाब से आपको इन शीत काले कोहरे का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, है न? मुझे पहले इसकी आदत डालनी होगी। चलो हम सब मिलकर उस असुरभूत राजा से लड़ते हैं, और एक बार जब मैं काले कोहरे की आदी हो जाऊंगी तो मैं गुफा में घुसने का मौका ढूंढूंगी। लिन शेन ने सोच समझकर कहा। ठीक है। डीएस बड़ी और बिंगलिया ने एक स्वर में सहमति जताई। जैसे ही तीनों आगे बढ़ने वाले थे, उन्होंने एक पुरुष और एक महिला को उस गुफा के पास आते देखा जहां असुरभूत राजा रहता था। क्या वे लोग फीनिक्स कबीले से हैं? लिन शेन ने उस पुरुष और महिला को देखा जिनकी आंखें और पंख फीनिक्स की तरह थे, जो सुनहरे फीनिक्स के पंखों से मिलते जुलते सुनहरे कवच पहने हुए थे, और उनकी पहचान का अनुमान लगाया। सही है, फीनिक्स कबीले ने हाल ही में कॉस्मिक की सबसे प्रमुख जाति का खिताब हासिल किया है, जो वर्तमान में अपने प्रभाव के चरम पर है। बिंगलिया ने फीनिक्स कबीले के पुरुष और महिला को देखा, अपनी भौं सिकुड़ते हुए। वह आदमी फैंग फाइटियन है और महिला हुआंग फेवू है। दोनों शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीले से हैं। वे निर्वाण स्तर के लोगों में से भयानक प्राणी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ भी होंगे। शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीले के सदस्य आमतौर पर बहुत छोटी उम्र में ही दोहरी साधना करने वाले साथी का चयन कर लेते हैं। वे जिस फीनिक्स निर्वाण कौशल का अभ्यास करते हैं, वह उन्हें एक साथ निर्वाण प्राप्त करने की अनुमति देता है, और दोहरी साधना से उन्हें जो निर्वाण गुण प्राप्त होते हैं, वे अकेले साधना से प्राप्त होने वाले गुणों से कहीं अधिक मजबूत होते हैं। इसलिए शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीले के निर्वाण गुण अन्य जातियों के निर्वाण प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होते हैं। 2 या 3 बार निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी अन्य जातियों के निर्वाण प्राणी उनके एक निर्वाण से तुलना नहीं कर सकते। बिंगलिया ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, फैंग फाइटियन और हुआंग फेवू फीनिक्स कबीले के बीच उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे दोनों 11 बार निर्वाण का अनुभव कर चुके हैं। उनकी ताकत बेहद भयानक है। ये संभव है कि उनके पास निर्वाण अंडा लेने की शक्ति हो। क्या हमें अब वहां जाना चाहिए? वे पहले ही जा चुके हैं। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। डीएस बड़ी अभी अंडे के लिए फीनिक्स कबीले के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक नहीं थी। लिन शेन भी लाइन में कटौती करने के लिए तैयार नहीं थी। वह भी इंतजार करने के लिए सहमत हो गई।
अगर वे इसे ले लेते हैं तो हमारी यहाँ की यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। बिंगलिया ने असहाय होकर कहा, केवल लिनशेन और अन्य लोगों के साथ लड़ाई देखने में सक्षम थी। जैसे ही फैंग फैयन और हुआंग फेवु गुफा के पास पहुंचे, दो गहरे धुएं के रंग की ब्लेड क्यूई की धारियां गुफा से बाहर निकलीं, जो क्रमशः फैंग फैयन और हुआंग फेवु की ओर बढ़ रही थीं। वे दोनों निडर थे, प्रत्येक ने लापरवाही से सुनहरे प्रकाश की एक किरण छोड़ी जिसने वास्तव में गहरे धुएं के रंग की ब्लेड क्यूई को चकनाचूर कर दिया। बिंगलिया ने तंग दिल से देखा और भी चिंतित हो गई। असुर भूत राजा गुफा से बाहर निकल आया, अभी भी अपने पिछले रूप में। उसका मजबूत शरीर काली धुंध से घूम रहा था। एक हाथ में ढाल थी, दूसरे में तलवार जैसे चाकू जैसे हथियार को पकड़कर सीधे फीनिक्स कबीले के पुरुष और महिला सदस्यों पर हमला किया। फैंग फाइटियन और हुआंग फेवु ने चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेरी, सोने की किरणें भेजी, जिसने वास्तव में काले धुंध से सशक्त असुरभूत राजा को कदम दर कदम पीछे धकेल दिया। चोट से बचने के लिए पूरी तरह से भूत ढाल पर निर्भर था। सुनहरी रोशनी काली धुंध की स्वाभाविक दुश्मन लग रही थी। जहां भी सोना जाता, आसपास का काला धुआं गायब हो जाता। असुर भूत राजा ने अपनी भूत ढाल उठाए और उस पर मौजूद भयानक चेहरों ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जिससे एक भयावह लाल रोशनी निकली। फैंग फाइटियन और हुआंग फेवु की चमक काफी कम हो गई थी, यहां तक कि उनकी गति भी धीमी हो गई थी। दोनों ने असुर भूत राजा से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए और कुछ समय के लिए वे बराबरी पर थे। कोई भी ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं था। चारों ओर सुनहरी रोशनी चमक रही थी, काली धुंध ज्वार की तरह उमड़ रही थी। विभिन्न कौशल और निर्वाण की शक्ति लगातार टकरा रही थी। प्रभाव की भयावह लहर आसपास के क्षेत्र में लहरें मार रही थी, जिससे मूल रूप से घाटी में मौजूद निर्वाण प्राणियों को पीछे हटना पड़ा। वे सभी महान युद्ध को देखने के लिए पहाड़ों की ओर उड़ गए। फैंग फाइटियन और हुआंग फेइवु सेना में शामिल हो गए और फिर भी वे ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सके। असुर भूत राजा हमारी कल्पना से भी अधिक दुर्जय है, खड़े लोगों ने आपस में चर्चा की। बिंगलिया की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई जब उसने धीरे से कहा, दो फीनिक्स कबीले के लोगों की संयुक्त शक्ति जो दोहरी खेती करते हैं, वह सिर्फ दोगुनी से अधिक है। ये कहा जा सकता है कि ये दोनों एक साथ निर्वाण स्तर पर एक अपराजय अस्तित्व के रूप में खड़े हैं। फिर भी वे अभी भी कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। हमें बाद में सावधान रहना चाहिए। जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने अचानक हुआंग फेइवु को युद्ध से अलग होते हुए गुफा में भागते हुए देखा। फैंग फीटियन के शरीर से एक प्रकाश विस्फोट हुआ, उसकी पुतलियां सुनहरे प्रकाश के छल्ले बन गईं। उसके हाथ में एक सुनहरा पंख ब्लेड दिखाई दिया और उसके पीछे प्रकाश के सुनहरे पंखों की एक जोड़ी उभरी। वह सुनहरे प्रकाश में लिपटे एक देवता की तरह लग रहा था और अपनी एकाकी शक्ति के साथ वह असुर भूत राजा से उलझ गया, जिससे वह गुफा में वापस नहीं जा सका। ये बुरा है, वे सफल होने जा रहे हैं। बिंगलिया ने बहुत पछतावा किया। फैंग फीटियन ने अकेले ही असुर भूत राजा से युद्ध किया और आश्चर्यजनक रूप से वह किसी नुकसान में नहीं था, जिससे दर्शकों की निरंतर प्रशंसा हो रही थी। पहले लड़ने वाले निर्वाण प्राणी भी महान ब्रह्मांडीय कुलों से थे। वे प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनमें से कुछ निर्वाण स्तर के लीडरबोर्ड पर शीर्ष 100 में स्थान पा चुके थे। साथ में उन्होंने असुर भूत राजा से युद्ध किया, यहाँ तक कि कई पालतू अंडों का उपयोग भी किया। फिर भी वे अपने पंख काट कर लौटे। लेकिन फैंग फीटियन अकेले एक सुनहरे पंख के साथ वास्तव में असुर भूत राजा से लड़ रहे थे, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। यह अफसोस की बात है कि फैंग फीटियन ने कबीले की रैंकिंग लड़ाई में भाग नहीं लिया, अन्यथा वह निश्चित रूप से निर्वाण लीडरबोर्ड पर पहले स्थान पर होता। फीनिक्स कबीले की विरासत की गहराई भयावह है। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति युद्ध में शामिल भी नहीं हुआ है और उसकी उपलब्धियां पहले से ही चौंकाने वाली और अपरंपरागत हैं। कौन जानता है कि वे कितने और दुर्जय योद्धाओं को छिपा रहे हैं। केवल फीनिक्स कबीले ही नहीं, बल्कि उन शक्तिशाली ब्रह्मांडीय जातियों में कौन जानता है कि कितने छिपे हुए योद्धाओं ने युद्ध में भाग नहीं लिया है। कोई भी अपने सभी कार्ड टेबल पर नहीं रखता है। फैंग फैयन के हाथ में सुनहरा पंख ऊंची सुनहरी रोशनी के साथ चमक रहा था। उसका कौशल तलवार और कुल्हाड़ी दोनों जैसा था और उसकी चाल तकनीक और भी रहस्यमय रूप से अथाह थी। बिंगलिया ने सूक्ष्मताओं को समझा और निराशा के साथ कहा, असुर भूत राजा की वह भूत ढाल फैंग फैयन के खिलाफ बेकार लगती है। यह शायद ही उसकी युद्ध शक्ति को कमजोर कर सकती है। डीएस बड़ी ई ने फैंग फाइटियन को अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देखा और जवाब में सिर हिलाया। मैंने सुना है कि फीनिक्स कबीले के पास फीनिक्स ब्लड बाथ के रूप में जाना जाने वाला एक अत्यंत दुर्लभ बेस चेंज टैलेंट है। केवल शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीले ही इसे स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जो सभी नकारात्मक स्थितियों से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। ऐसा लगता है कि फैंग फाइटियन के पास भी ऐसी ही प्रतिभा है। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अनुभव करें। बिंगलिया ने आह भरी, मैंने भी इस प्रतिभा फीनिक्स ब्लड बाथ के बारे में सुना है। शुद्ध रक्त फीनिक्स कबीले में भी यह एक दुर्लभ उपहार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैंग फाइटियन को ऐसी किस्मत मिलेगी। ऐसा लगता है कि हमारी यहाँ की यात्रा व्यर्थ हो गई है। ये सुनकर लिनशेन ने डीएस बड़ी ई की ओर रुख किया और पूछा, क्या आपने फिर से शुरू करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि आप खराब प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे?
डीएसी एक प्राकृतिक निर्वाण प्राणी था और लिन शेन हमेशा से उत्सुक था कि उसने फिर से शुरू करने का फैसला क्यों किया। बिंग लिया और अन्य लोगों के साथ प्रतिभाओं के बारे में बातचीत ने उसे पूछने के लिए प्रेरित किया। डीएस बड़ी ई ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जन्मजात प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन मैं उन चीज़ों का अनुभव करना चाहता था जिनका मैंने पहले कभी सामना नहीं किया था। यही वजह है कि मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। इसका मेरी प्रतिभा से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। बिंग लिया ने कहा। डीएस बड़ी ई विनम्र हो रहे हैं। उनकी जन्मजात प्रतिभा पहले से ही शीर्ष स्तर पर थी। उनकी वर्तमान प्रतिभा शायद उनकी प्राकृतिक प्रतिभा से भी बेहतर न हो। लिन शेन कुछ हद तक हैरान थे। तो क्या आपको फिर से शुरुआत करने से नुकसान नहीं है? यह ज़रूरी नहीं है कि नुकसान ही हो। एक तो हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया संचय और विरासत है, और दूसरा हमारी अपनी पसंद है। यह नहीं कहा जा सकता कि कौन बेहतर है या कौन बुरा, ये बस एक अलग पसंद है। डीएस बड़ी ई ने लिन शेन को उच्च जन्म वाली जातियों के बारे में कुछ जानकारी दी। उच्च जन्म वाली जातियों के श्रेष्ठ होने का कारण यह है कि वे खुद एक उच्च स्तर तक विकसित हुई हैं, विभिन्न मजबूत प्रतिभाएं प्राप्त की हैं, जो उन्हें और भी उच्च रैंक तक विकसित होने में सक्षम बनाती हैं। इसलिए उन्हें विरासत में मिलने वाली आधार परिवर्तन प्रतिभाएं आमतौर पर मजबूत होती हैं, और उनके लिए खराब प्रतिभाएं विरासत में पाना दुर्लभ है, जिनमें से कई ब्रह्मांड में शीर्ष प्रतिभाओं में से हैं। ये उनके पूर्वजों द्वारा उनके लिए छोड़ी गई संपत्तियां हैं, जो उनके परिवार के कई पीढ़ियों के प्रयासों का परिणाम हैं। डीएस बड़ी ई जैसे प्राकृतिक निर्वाण के लिए ये सर्वोच्च कबीले की अनगिनत पीढ़ियों द्वारा अपनी शीर्ष प्रतिभाओं को लगातार विकसित करने के कारण है, जिससे उन्हें खराब प्रतिभाएं देना लगभग असंभव हो जाता है। लिन शेन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो सबसे निचले स्तर से शुरू होकर ऊपर की ओर विकसित होता है, चाहे वह खुद कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसकी संतानें अभी भी केवल सबसे निचले स्तर से ही ऊपर उठ सकती हैं। अगर लिन शेन के पति या पत्नी और वंशज, साथ ही उनके पति या पत्नी, सभी शीर्ष स्तरीय प्रतिभा वाले हैं, तो जब तक वे प्राकृतिक क्रिस्टल बेस या आरोही को जन्म दे सकते हैं, तब तक संभावना है कि वे अपने पूर्वजों से इन शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। अगर वंशज बराबरी पर नहीं है, हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कमज़ोर है और उनमें शीर्ष स्तरीय प्रतिभाओं की कमी है, तो भले ही मनुष्य इस हद तक विकसित हो जाएं कि वे प्राकृतिक क्रिस्टल बेस प्राणियों को जन्म दे सकें, फिर भी शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं प्राप्त करना कठिन होगा। फैंग फीटियन एक सकारात्मक उदाहरण है। फीनिक्स कबीले ने अनगिनत पीढ़ियों में विकास किया है और अंततः शिशुओं को शीर्ष स्तरीय आरोही निकायों के रूप में जन्म लेने में सक्षम बनाया है, जिसमें कई शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं हैं। फैंग फीटियन खुद असाधारण हैं, जिन्हें शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं और जीवन आधार विरासत में मिला है। तीनों ने देखा था कि असुरभूत राजा फैंग फाइटियन के खिलाफ कुछ खास नहीं कर पाया था। उन सभी को लगा कि यह यात्रा शायद व्यर्थ हो गई होगी। जबकि लड़ाई देखने वाले लोग फीनिक्स कबीले और फैंग फाइटियन की ताकत पर भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अचानक एक आकृति को गुफा से बाहर निकलते देखा। शुरू में लगा कि हुआंग फीवू पालतू अंडों के साथ भाग रही है, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि यह वास्तव में हुआंग फीवू थी। लेकिन न केवल उसके पास पालतू अंडे नहीं थे, बल्कि वह बहुत दयनीय स्थिति में भी दिख रही थी। उसके गोल्डन फैदर आर्मर पर कई घाव थे, लेकिन इन घावों से खून नहीं बह रहा था, वे जमे हुए लग रहे थे। हालांकि कुछ घाव बहुत गहरे थे, जिससे अंदर की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। हुआंग फीवू लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसका शरीर स्पष्ट रूप से थोड़ा असंवेदनशील और कुछ हद तक कांप रहा था। बाहर निकलने के बाद वह तुरंत फैंग फीवू की ओर दौड़ी, जो भी स्तब्ध था, और जल्दी से उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। फिर एक और आकृति गुफा से बाहर निकली। यह असुरभूत राजा से थोड़ा छोटा प्राणी था, लेकिन फिर भी एक औसत इंसान से बहुत लंबा था। असुरभूत राजा के विपरीत ये प्राणी पूरी तरह से सफ़ेद था, जैसे कि मटन फैट जैद से उकेरा गया हो। इसके शरीर पर बर्फ सफ़ेद कवच था और एक आकर्षक मुद्रा थी। इसका चेहरा किसी मास्टर मूर्तिकार द्वारा उत्कृष्ट रूप से उकेरी गई कलाकृति जैसा सुंदर था। उसके हाथों में उसने एक जीवन आधार भी पकड़ रखा था। उसके दाहिने हाथ में एक क्रिस्टल क्लियर पारभासी चाकू था और उसके बाएं हाथ में एक समान रूप से बना कांटा था। वे खाने के चाकू और कांटे की तरह लग रहे थे, लेकिन बड़े पैमाने पर। हुआंग फीवू के शरीर पर घाव स्पष्ट रूप से इस प्राणी के हाथों में चाकू से आए थे। उस चमकदार ब्लेड पर लाल क्रिस्टल के धब्बे थे, जो जमे हुए खून थे। वह क्या है? एक और असुरभूत राजा? लिन शेन ने उलझन में बिंग लिया और डीएस बड़ी ई को देखते हुए पूछा। मैंने अंदर किसी अन्य निर्वाण प्राणी के बारे में कभी नहीं सुना है। जो लोग पहले अंदर गए थे, उन्हें इस प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा। वह कहाँ से आए मुझे नहीं पता। बिंग लिया भी उतना ही चकित था। यह शायद एक असुरभूत राजा भी है, बस एक अलग लिंग का, डीएस बड़ी ई ने कहा, उस प्राणी को घूरते हुए जो अभी अभी बाहर आया था। निर्वाण प्राणियों के भी लिंग होते हैं। लिन शेन ने हमेशा सोचा था कि बेस वेरिएंट प्राणी अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। अधिकांश बेस वेरिएंट प्राणी अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। डीएस बड़ी ई ने समझाया, मैंने पहले 2 अमर प्राणियों का सामना किया है।
एक नर और एक मादा, और उनके प्रजनन का तरीका हमारे जैसा ही था। यदि नर भूत राजा है तो मादा असुर भूत रानी होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि उसकी क्षमताएं भूत राजा से अलग हैं। लिन शेन ने लड़ाई देखी। 2 पर 2 लड़ाई में हुआंग फेइवू और फैंग फेइटियन आश्चर्यजनक रूप से नुकसान में थे। भूत राजा और भूत रानी द्वारा दबा दिए गए। हुआंग फेइवू की चोटें वास्तव में एक कारक थीं, लेकिन नुकसान का एक प्रमुख कारण भूत रानी की क्षमताएं थीं, जो भूत राजा से पूरी तरह से अलग थीं, फिर भी एक दूसरे की पूरक थीं। उनकी लड़ाकू ताकत को बहुत बढ़ाती थीं और यहाँ तक कि युद्ध में हुआंग फेइवू और फैंग फेइटियन के समन्वय को भी पीछे छोड़ देती थीं। भूत राजा की ब्लेड की हरकतें बहुत व्यापक थीं, जिसमें आश्चर्यजनक विनाशकारी शक्ति थी। हालांकि भूत रानी की ब्लेड खामोश और अदृश्य थी। उसके वार की ताकत दिखाई नहीं दे रही थी, न ही हवा में उसके वार की कोई आवाज आ रही थी। जब तक आप आवाज सुनते और कंपन महसूस करते, तब तक आप पहले ही वार का शिकार हो चुके होते। भूत रानी के दूसरे हाथ में कांटा एक पिशाच के नुकीले दांतों जैसा था, जो वास्तव में निर्वाण की शक्ति को चूसने और उसे ऊर्जा में बदलने में सक्षम था, ताकि वह खुद को बेहतर बना सके। भूत राजा आमने सामने की टक्कर में दृढ़ था, जबकि भूत रानी अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ती थी। उनकी अनूठी क्षमताओं के साथ उनके समन्वय ने फैंग फाइटियन और हुआंग फेवू के लिए लड़ना बेहद मुश्किल बना दिया। भूत राजा और भूत रानी दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास संयुक्त हमला करने की क्षमता है। हुआंग फेइवू के पास एक मौका हो सकता था अगर वह घायल न होती, लेकिन अब मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा, डीएस बड़ी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। निश्चित रूप से, जैसा कि अपेक्षित था, फैंग फेइटियन और हुआंग फेइवू को लड़ाई से पीछे हटने और लड़ाई जारी रखने में अधिक समय नहीं लगा। उनके पीछे हटने के बाद भूत राजा और भूत रानी ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि किसी और को कोई मौका न देते हुए गुफा में वापस चले गए। कुछ देर तक कोई और गुफा की ओर नहीं भागा। कुछ टीमें जो तैयार थीं, वे असुर भूत रानी के अचानक प्रकट होने से चौंक गईं, जिससे उनकी योजनाएं बाधित हो गईं। लिन शेन ने डीएस बड़ी और बिंग लिया को देखा और पूछा, आप क्या सोचते हैं? हुआंग फेइवू फैंग फेइटियन से कम ताकतवर नहीं है। उसके घायल होने का मुख्य कारण गुफा के अंदर मौजूद डार्क एनर्जी थी। एक और घोस्ट क्वीन कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे चिंता है कि अंदर अन्य असुर घोस्ट किंग या क्वीन हो सकते हैं, बिंग लिया ने कहा। चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं, लिन शेन ने सोचा। उसका इवोल्यूशन थ्योरी डार्क एनर्जी से नहीं डरता था और उसकी शारीरिक शक्ति पर्याप्त थी। भले ही अंदर अन्य घोस्ट किंग और क्वीन हो, वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। डीएस बड़ी ने लिन शेन की ओर देखा और कहा, चलो पहले घोस्ट किंग और घोस्ट क्वीन को बाहर निकालते हैं और तुम अंदर जाने का मौका लेते हो। ठीक है, तो फिर मूल योजना पर ही चलते हैं, लिन शेन ने सिर हिलाया। वे तीनों पहाड़ से नीचे उतरे और अंधेरे ऊर्जा से घिरे गुफा की ओर चल पड़े। पहाड़ पर मौजूद निर्वाण प्राणी तनाव में आ गए जब उन्होंने डीएस बड़ी और बिंग लिया को गुफा की ओर जाते देखा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर और अधिक सामग्री का अनुभव करें। इन दोनों की प्रतिष्ठा फीनिक्स कबीले के सदस्यों से कम नहीं थी। अगर वे सफल हो जाते तो मौजूद कई लोगों की सारी तैयारी बेकार हो जाती। फैंग फाइटियन और हुआंग फेवू एक पहाड़ की चोटी पर उतरे और वहां से नहीं गए। फैंग फाइटियन डीएस बड़ी और अन्य लोगों पर नजर रखते हुए हुआंग फेवू के घावों का इलाज कर रहा था। अगर डीएस बड़ी और कंपनी विफल हो जाती तो उन्होंने हुआंग फेवू के घावों के ठीक होने का इंतजार करने और फिर से चुनौती देने की योजना बनाई। अपने पिछले अनुभव के साथ, एक बार उनकी स्थिति ठीक हो जाने पर, उन्हें विश्वास था कि वे पालतू अंडे प्राप्त करने में सफल होंगे। वह आदमी कौन है? डीएस बड़ी और बिंग लिया जैसे लोगों के साथ घूमना, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। मुझे उसके बारे में कोई धारणा क्यों नहीं है? वास्तव में कोई धारणा नहीं है। वह उन एकांतप्रिय शक्तिशाली लोगों में से एक हो सकता है, किसी ने अनुमान लगाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या डीएस बड़ी निर्वाण में वापस आ गया है। अगर वह नहीं लौटा है तो मुझे डर है कि उसके लिए भूत राजा और भूत रानी के बराबर होना काफी मुश्किल होगा। उनका संयोजन थोड़ा अजीब लगता है। डीएस बड़ी सर्वोच्च कबीले से है, बिंग लिया हिम कबीले से है। हालांकि वह व्यक्ति एक कवच पहने हुए है जिससे उसके कबीले को पहचानना मुश्किल है, लेकिन उसकी काया से वह संभवतः न तो सर्वोच्च कबीले से है और न ही हिम कबीले से। ऐसी तिकड़ी एक साथ कैसे आए? जब सभी चर्चा में व्यस्त थे तब बिंग लिया पहले ही गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी। डीएस बड़ी और लिन शेन थोड़ा पीछे चल रहे थे। विशेष रूप से लिन शेन, जो सबसे पीछे खड़ा था, बस अंधेरे ऊर्जा के बीच खड़ा था, अपने शरीर को अंधेरे हवा की ठंडक का एहसास करा रहा था। घोस्ट गेट स्टार पर तापमान पहले से ही बहुत कम था और यह डार्क एनर्जी बेहद ठंडी थी। अंधेरी हवा के बीच खड़े होने से लिन शेन को ऐसा लगा जैसे वह जमकर जम जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि हुआंग फेवू गुफा में भाग गया और इतना गंभीर रूप से घायल हो गया। यह मुख्य रूप से इस डार्क एनर्जी की वजह से है। लिन शेन को एहसास हुआ कि अपने शरीर की ताकत के बावजूद वह ठंड के आक्रमण का सामना नहीं कर सकता था, जिससे उसका शरीर इतना सख्त हो गया था मानो उसकी कोशिकाएं भी जमने वाली हों।
सौभाग्य से विकास सिद्धांत प्रभावी हुआ। लिन शेन को पहले से ही कम तापमान का प्रतिरोध करने का काफ़ी अनुभव था, इसलिए उसने इसे एक समस्या के रूप में नहीं देखा। दूसरी तरफ असुरभूत राजा एक अथक मशीन की तरह फिर से आगे बढ़ा। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद उसकी ताकत कम होने का कोई संकेत नहीं था। बिंगलिया ने सीधे अपने आर्मगार्ड लाइफ बेस को बुलाया और असुरभूत राजा के साथ एक भयंकर युद्ध में शामिल हो गया। लिन शेन और डीएस बड़ी ई ने मदद करने के लिए आगे आने का कोई इरादा नहीं दिखाया। बिंगलिया अकेले ही असुरभूत राजा से लड़ रहा था, भयानक युद्ध शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। लिन शेन ने कुछ आश्चर्य के साथ बगल से देखा। वह पहले केवल तब खड़ा था जब बिंगलिया ने हमला किया था। उसने कभी बिंगलिया की क्षमता को सही मायने में नहीं देखा था। अब ये देखना कुछ चौंकाने वाला था। बिंगलिया के कौशल नर्म और भयावह की ओर झुके हुए थे। उनकी मुट्ठी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से असुरभूत रानी के समान थी, चुप और बिना किसी चेतावनी के थी। अंतर यह था कि बिंगलिया की मुट्ठी शक्ति बहुत धीमी थी, इसलिए यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि उसके मुक्के कहाँ लगेंगे। कई बार असुरभूत राजा अनजाने में बिंगलिया की मुट्ठी शक्ति से टकरा गया। दुर्भाग्य से असुरभूत राजा की भूत ढाल की रक्षात्मक क्षमताएं बहुत मजबूत थीं और बिंगलिया की मुट्ठी शक्ति इसे तोड़ नहीं सकी। दर्शक भी बिंगलिया की ताकत पर चकित थे। फैंग फीतियन की तरह उसने अकेले ही असुरभूत राजा का सामना किया। तुम रुको, मैं पहले अंदर जाऊंगा, डीएस बड़ी ई ने कहा, ये देखते हुए कि समय सही था, और गुफा में भाग गया। उसका लक्ष्य पालतू अंडे नहीं था, बल्कि लिन शेन के लिए जगह बनाने के लिए असुरभूत रानी को लुभाना था। ठीक है, लिन शेन ने सिर हिलाया और डार्क एनर्जी के बीच खड़ा हो गया। विकास सिद्धांत को उत्परिवर्तित करने और डार्क एनर्जी की अत्यधिक ठंड के अनुकूल होने के लिए अपने शरीर को मजबूत करने देना जारी रखा। डीएस बड़ी ई के गुफा में प्रवेश करने के बाद असुरभूत राजा ने दहाड़ लगाए, उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बिंगलिया ने उसे उलझा दिया, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका। बिंगलिया ने अपनी मुट्ठियां बेतहाशा घुमाईं, हवा में ड्रैगन जैसी बिजली की मुट्ठी शक्ति की धाराएं घुमाईं, जिससे असुरभूत राजा के सभी पीछे हटने के रास्ते बंद हो गए, जिससे उसे गुफा में लौटने का कोई मौका नहीं मिला। असुरभूत राजा की ब्लेड क्यूई और भूत ढाल एक साथ बाहर आ गई, जिससे बिंगलिया के मुके चकनाचूर हो गए। भूत को कमजोर करने की क्षमता के बिना शील्ड, बिंगलिया ने कौशल और रणनीति का उपयोग करके पूरी तरह से असुरभूत राजा के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखी। उसकी मुट्ठी शक्ति अनिश्चित थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी यह भयंकर रूप से गरजती थी, कभी यह शांत और चुपके से चलती थी। भूत जैसी हरकत तकनीकों के साथ असुरभूत राजा ऊपरी हाथ नहीं पा सका। लिन शेन को यह बहुत दिलचस्प लगा और उसने सोचा कि उसने पहले बिंगलिया को कम आंका होगा। अगर यह उसकी अजीबोगरीब स्थिति के लिए नहीं होता, जिसके कारण बिंगलिया उसकी रक्षा को तोड़ने में असमर्थ था, तो वास्तव में कौशल में उससे बेहतर होना आसान नहीं होगा। ये बहुत पहले की बात नहीं थी जब डीएस बड़ी ई गुफा से बाहर आया, जिसका पीछा असुरभूत रानी कर रही थी। लेकिन वह हुआंग फेईवू जितना लथपथ नहीं था और घायल नहीं था। उसके चारों ओर तारों की रोशनी टिमटिमा रही थी, और जब असुरभूत रानी की अदृश्य अमूर्त ब्लेड क्यूई ने उन तारों को छुआ, तो वे तुरंत फट गए और ब्लेड क्यूई में से कोई भी डीएस बड़ी ई के शरीर तक नहीं पहुंच पाया। डीएस बड़ी ई वास्तव में निर्वाण में वापस आ गया है। डीएस बड़ी ई अभी भी मजबूत है। असुरभूत रानी, जिसने हुआंग फेईवू को बुरी तरह घायल कर दिया था, उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ऐसा लगता है कि डीएस बड़ी ई ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, अन्यथा असुरभूत रानी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाती। इस बार पालतू अंडे छीन लिए जा रहे हैं। डीएस बड़ी ई के निर्वाण में वापस आने के साथ वे मात्र पालतू अंडे आसानी से पहुंच में हैं।